हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा की स्टार्टिंग में हम ड्रामा के नरेटर को देखते हैं जो कि नरेशन में बता रहा था कि ये स्टोरी स्ट्रेंजर की है जिनका नाम जिमिंग और चुन जियाओ है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जिमिंग को जिसको कुछ पपीज परेशान कर रहे थे। नरेशन में बताया जाता है कि मेरा फर्स्ट एनकाउंटर चुन जियाओ के साथ में तब हुआ था जब मुझे अपनी आइडेंटिटी से डिस्गस्टेड फील होता था और उस टाइम पर मैं उसके साथ में यहाँ पर मेल मिलाप कर पाया। सेकेंड एनकाउंटर के टाइम पर मैंने उसे अपना पूरा प्यार दिया और थर्ड एनकाउंटर के टाइम पर मैंने उसको लेट गो कर दिया। मैंने पूरा 3 बार टाइम ट्रेवल भी करा है ताकि मेरी लवर इस दुनिया में एकदम हैप्पीली रह पाए, लेकिन हर बार यहाँ पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसके बाद हमें पहला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिमिंग कुछ पपीज से परेशान हो रहा था और चुन जियाओ उसको ऊपर से देख रही थी। वो पपीज के लिए स्नैक डाल देती है ताकि वो थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो जाए और इसके बाद वो नीचे आती है जिमिंग के पास में। वो यहाँ पर उसके आगे बहुत सारे स्नैक्स फेंक देती है। वो भी यहाँ पर उन्हें खाने के लिए उठा लेता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा भूखा था। चुन जियाओ जिमिंग को हेलो बोलती है और फिर वो उससे पूछती है क्या ये खाना टेस्टी है और हमें दिखाया जाता है कि चुन जियाओ जिमिंग का पहले भी पीछा कर रही थी और वो बताती है कि मैं तुम्हें कूड़ा इकट्ठा करता हुआ रोज देखती हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना पसंद करोगे? वहाँ पर तुम जो चाहे वो खा सकते हो। वो यहाँ पर हाँ में नोट कर देता है। वो उसका सर सहलाती है और कहती है बढ़िया है। जिमिंग उससे पूछता है क्या तुम सच बोल रही हो? तो फिर वो कहती है हाँ बिल्कुल। वो उससे पूछता है मैं तुम्हें रीपे कैसे कर सकता हूँ? तो फिर वो उससे बताती है कि मेरा पपी इस दुनिया में नहीं रहा और मैं सोच रही हूँ कि मुझे एक नया ले लेना चाहिए। फिर जिमिंग उससे कहता है मुझे तो तुम्हारा नाम तक नहीं पता। तो फिर यहाँ पर वो उसे अपना नाम बताने के लिए उसके बहुत क्लोज आ जाती है और फिर उसे अपना नाम यू चुन जियाओ बताती है। इसके बाद हमें चुन जियाओ के बारे में बताया जाता है कि उसके पेरेंट्स इस सिटी के टॉप इन्वेस्टर्स हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू की सेंसिटिविटी को देखते हुए मुझे उनकी परफेक्ट डॉक्टर बनना है। और फिर हम देखते हैं वो प्लैंक पोजीशन में होती है और एक सामने उसकी लड़की खड़ी हुई थी जो कि उससे कह रही थी 21% बॉडी फैट है तुम्हारे अंदर। मास्टर और मास्टरेस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तुम्हें कल को और ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और यहाँ पर वो बताती है कि मुझे अपनी बॉडी का अच्छे से ख्याल रखना पड़ता है ताकि मैं परफेक्ट प्रोपोर्शन को अचीव कर पाऊँ, ताकि मैं बच्चों के साइज की ड्रेस में फिट हो पाऊँ। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ होती है तो फिर मुझे परेशानी झेलनी पड़ती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर चुन जियाओ को ड्रेस फिटिंग के लिए ले जाया गया था। उसकी ड्रेस उसे थोड़ी टाइट थी तो फिर वर्कर कहती है मैम हमें इसमें थोड़ी अल्टरेशन करनी पड़ेगी। फिर उसकी मॉम कहती है कि कुछ नहीं हो सकता, इसने डिजाइनर के सारे एफर्ट्स वेस्ट कर दिए। फाइनल विजन बिल्कुल भी इतना अच्छा नहीं आएगा जैसा इमेजिन करा था। इसे एक फैशन मैगजीन में भी फीचर करवाना था। और फिर वो उसके ट्रेनर को कहती है तुम्हें नहीं लगता तुम्हें और ज्यादा प्रोफेशनल होना चाहिए, इसको किसी भी हाल में इसके साथ फिट करवाओ। और हम देखते हैं जबरदस्ती उस ड्रेस में चुन जियाओ को फिट इन कर देती है और वो बेचारी तो सांस तक नहीं ले पा रही थी। और यहाँ पर चुन जियाओ के दिमाग में चल रहा था वो अपने पेरेंट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ किसी शो पीस से कम नहीं है। वो लोग तो सिर्फ और सिर्फ अपने सोशल स्टेटस को मेंटेन करके रखना चाहते हैं। उन्होंने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि आखिरकार मैं क्या चाहती हूँ। उसके बाद हम चुन जियाओ को देखते हैं जो कि अपने घर में थी और वो अपने पपी के साथ में खेल रही होती है। वो उसे हक कर लेती है क्योंकि उसे लगता है कि बस वही एक है जो कि उसको समझता है। फिर वो बताती है लेकिन इसकी आखिरी खुशी भी उसके पेरेंट्स ने उससे छीन ली। हमें दिखाया जाता है उसके प्यारे पपी को उन लोगों ने पका के खा लिया और चुन जियाओ को तब बहुत ज्यादा बुरा लगा था। प्रेजेंट में वो जिमिंग को देखकर वो सब कुछ याद कर रही थी और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। जिमिंग उसके आंसू पोंछता है और चुन जियाओ अपने बात को पीछे कर लेती है और जिमिंग उससे पूछता है चुन जियाओ तुम रो क्यों रही हो? चुन जियाओ खड़ी होती है और कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो फिर वो उसको बताता है कि मेरा नाम जैंग जैमिंग है। इस पर हम देखते हैं चुन जियाओ उससे कहती है कि ठीक है जैंग जैमिंग, अब से तुम मेरी बात ध्यान से सुनोगे, समझ में आ रहा है ना तुम्हें? वो भी यहाँ पर बोल देता है कि हाँ मुझे समझ आ रहा है। तो फिर यहाँ पर वो बोलती है कि फ्यूचर में तुम्हें मेरे साथ में बहुत ज्यादा ओबीडियंट रहना है और हमेशा जवाब देना है। जब भी मैं तुमसे कुछ बोलूंगी मैं ओबीडियंट रहूंगा। और यहाँ पर वो बोल देता है कि मैं ओबीडियंट रहूंगा। वो इस बात पर स्माइल करती है और आगे बढ़ जाती है। फिर वो पलटती है और कहती है वहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? अब जैमिंग भी यहाँ पर खड़ा होता है और स्माइल करते हुए कहता है अब से मैं ओबीडियंट रहूंगा। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जब जैमिंग चुन जियाओ के घर पहुँच गया था उसके पर उससे बोल रही थी कि मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई काम है तुम्हारा, तुम चले जाओ यहाँ से। जैमिंग भी ओके बोलकर जा रहा था लेकिन हम देखते हैं चुन जियाओ उसके पास आती है और उसे अपने साथ ले जाने
लग जाती है। हाउसकीपर यहाँ पर चेन जियाओ से सवाल करती है कि आप इस इंसान को यहाँ पर क्यों लेकर आई हो। हम देख पाते हैं कि असल में वो उसको शॉपिंग पर लेकर आ गई थी और फिर चेन जियाओ से कहती है कि अपने कपड़े बदलो और तब तक मुझे कपड़े ट्राई करके दिखाओ जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हो जाती। जिमिंग भी ओके करके नॉट कर देता है और इसके बाद हम देखते हैं वो ट्रायल रूम में जाता है। यहाँ पर वो कर्टन के बाहर से पीक करके बोलता है क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर चेन जियाओ रूम के अंदर आ गई थी और उससे पूछते तुम क्या नहीं पहन पा रहे। फिर जिमिंग कहता है असल में मुझे पता ही नहीं कपड़ों को बटन अप कैसे करा जाता है। चेन जियाओ सोचती है कितना ज्यादा लेम एक्सक्यूज है और फिर वो उसकी शर्ट को बटन अप करने लग जाती है। फिर कहती है जरा ध्यान से देखो मैं तुम्हें एक ही बार बताऊंगी। उसके बाद वो उसकी शर्ट को बटन अप करके जाने लग जाती है लेकिन जिमिंग उसे अपनी तरफ पुल कर लेता है। उससे अपना हाथ छुड़वाती है और पूछती है क्या कर रहे हो ये तुम। तो वो कहता है सॉरी बस वो तुम्हें वो पीछे लग ना जाए हैंगर तो फिर इसलिए मैंने ऐसा कर दिया था। यहाँ पर चुंजिया उससे कहती है तो तुम्हें डर है कि मैं कहीं हर्ट ना हो जाऊँ, अगली बार से तुम मुझे बोल कर बता देना इस बारे में। यहाँ पर वो जा रही थी लेकिन उसका हाथ पकड़ता है, वो अपना हाथ छुड़वा लेती है और वो उससे पूछता है क्या तुम अभी भी मेरी ड्रेस अप करने में हेल्प कर सकती हो। तो फिर वो उसकी शर्टन को फिर से बटन अप करने लग जाती है और वो बस उसको देख रहा था। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है जिमिंग ड्रेस अप करके ट्रायल रूम से बाहर आता है। चिंजियो यहाँ पर उसको देखती है और कहती है बढ़िया, इसी काइंड का पर्सन जो है वो मेरे साइड में खड़ा होना डिजर्व करता है। उसके बाद यहाँ पर वो वर्कर से कहती है कि बाकी सब कुछ रैप अप कर दो और ये सब कुछ तुम्हें डिलीवर कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर वो उससे पूछती है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे तुम्हें कुछ हो गया हो। फिर यहाँ पर जिमिंग कहता है मेरा घर बहुत ज्यादा गंदा है। यहाँ पर वो उसके चिन पकड़ लेती है और यहाँ उससे कहता है मैं ओबीडियंट रहूंगा। फिर वो उससे कहती है मैं तुम्हारा एड्रेस लिखवा दूंगी, अब से मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। इसके बाद यहाँ पर वो अपने बैग में से चाम निकालती है जो कि उसको डॉग को पहनाती थी। वो उससे कहती है ये मेरी सबसे ज्यादा प्रीशियस चीज है तो तुम ये पहन लो। वो यहाँ पर उसकी पॉकेट में उसको लटका देती है। फिर यहाँ पर वो कहती है कि मैं ज्यादा टाइम बाहर नहीं रह सकती, कोई काम होगा तो फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी और ये बोलकर वो चली जाती है। जिमिंग यहाँ पर उस चाम को देखने लग जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जिमिंग यहाँ पर उस शॉप के बाहर आता है। अभी उसके सामने एक लग्जरी कार आकर उतरती है। यहाँ पर उसमें से एक वर्कर निकलता है और कहता है सेकंड यंग मास्टर आपको अब घर चलना चाहिए, आप ऐसे स्टबर्न होना बंद कर दो। यहाँ पर जिमिंग अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम जैम जिमिंग है, मैंने चुन जियाओ से झूठ बोला। फर्स्ट टाइम जब मैं चुन जियाओ से मिला था तो फिर वो एक डिनर पार्टी थी, मैंने उसे एक ऐसी ड्रेस में देखा था जो कि उसे इतनी ज्यादा टाइट थी कि उसमें वो सफोकेट कर रही थी। सो इस वजह से उसने खुद को उन लोगों से डिस्टेंट कर लिया जो उसमें इंटरेस्ट शो कर रहे थे और वो क्वाइटली एक कॉर्नर में जा करके बैठ गई और मैं एकदम अनकॉन्शियसली उसी की तरफ बस देखता रहा। देन हम देखते हैं चुन जियाओ यहाँ पर किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट हो गई थी और वो उसके पीछे चली गई और उसने जिमिंग के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जहाँ वो उसके साइड में ही खड़ा था। और फिर यहाँ पर वो बताता है मुझे एक डिसीज है जिसको बोलते हैं व्हाइट नाइट सिंड्रोम, जिसमें मुझे बहुत ज्यादा डिजायर होती है कि मैं स्पेसिफिक पर्सन को बस बचा कर रखूं और मुझे कंफर्म रहना चाहिए कि वो पर्सन एकदम सेफ है। वही हम देखते हैं यहाँ पर वो चुन जियाओ को पीछा करते करते आ गया था। एक वर्कर आगे बढ़ भी रहा होता है लेकिन हम देखते हैं जिमिंग उसको रोक देता है। चुन जियाओ यहाँ पर उसको देख रही थी और वो भी उसको देखता है लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देती, वो उसके साइड में ही आ जाता है। और यहाँ पर जिमिंग सोच रहा था मैं सेंस कर सकता हूँ कि इसको सेव करना है लेकिन ये बहुत ज्यादा रेस्ट है तो फिर मैं इसको एकदम से ऐसे अप्रोच भी नहीं कर सकता। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर चुन जियाओ जब जिमिंग के पास आती है तो फिर वो उससे दूर चला जाता है। इसके बाद जिमिंग को हम उसके डैड के साथ में देखते हैं जो कि उसको मारते हैं और कहते हैं नील डाउन हो जाओ। तो फिर यहाँ पर वो हो जाता है और अपने बारे में बताता है मैं अपनी फैमिली का ब्लैक शीप हूँ कि मेरा ब्रदर बहुत ज्यादा परफेक्ट है बट एक एक्सीडेंट में वो मुझे बचाते हुए इस दुनिया से चला गया और तब से मुझे पर फोकस किया जा रहा है कि मैं अपने ब्रदर की जगह ले लूं लेकिन कभी भी मुझे वो रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल सकता। उसके डैड उससे कहते हैं इतना ज्यादा सिंपल इन्वेस्टमेंट ब्रांड भी तुम कैसे खराब कर सकते हो, तुम एक पीस ऑफ ट्रैश हो, तुम्हें उस दिन मर जाना चाहिए था। और ये बोलकर वो उसको और ज्यादा मारते हैं और जिमिंग यहाँ पर सोच रहा था कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं उस दिन मर क्या होता, लेकिन ये सोच मेरी तब बदल गई जब मैं चुन जियाओ से मिला। जैसा लगता है कि जैसे मुझे जीने की वजह मिल गई हो और चुन जियाओ अभी मेरी रिसर्च टॉपिक बनी हुई है। वो डे और नाइट ग्रुप की मास्टरेस है तो मुझे एक ऐसा पर्सन बनना है जो कि चुन जियाओ की इनर वर्ल्ड को चेंज कर दे। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि चुन जियाओ को वो तब भी देखने आया था जब वो अपने डॉग को बरियल दे रही थी और उसके क्लोज जाने के लिए उसने एक बैगर होने का प्रिटेंड करना स्टार्ट कर दिया और वो अपनी स्ट्रेटेजी में काफी
हद तक कामयाब भी रहा क्योंकि चुन जियाओ ने उसको नोटिस किया। अगले सीन में हम चुन जियाओ को देखते हैं जो कि अपने बेड पर थी और बहुत ज्यादा डरी सहमी थी। फिर वो खड़ी हो जाती है और विंडो से बाहर देखने लग जाती है। खुद के लिए सोच रही थी मैं बिल्कुल रॉटन हो चुकी हूँ। उसके बाद उसको एहसास होता है उसके दरवाजे पर कोई आया है। वो दौड़कर दरवाजा खोलती है और वहाँ पर जिमिंग था और वो उसको देखकर हक कर लेती है। लेकिन फिर वो पीछे होती है और एकदम हैरानी के साथ में पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो भी उसको देखकर स्माइल कर देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जिमिंग यहाँ पर चुन जियाओ के साथ में बैठा होता है और जिमिंग चुन जियाओ से कह रहा था तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छी हो। उससे कहती है तो वो यहाँ पर उसको एक क्रिस्टल बॉल देते हुए कहता है मुझे ये कुछ अच्छा मिला और मैं ये तुम्हारे साथ में शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर चुन जियाओ उसको देखकर अपना फेस टर्न कर लेती है और वो इमोशनल थी। यहाँ पर वो देख पाती है कि एक क्रिस्टल बॉल में जुगनू पकड़ के लाया है और फिर यहाँ पर वो उससे कहती है तुम्हें नहीं लगता मैं कुछ इन फ्लायर फाइज जैसी हूँ। कहता है ऐसा क्या और वो उससे कहती है खैर छोड़ो इस बारे में तुम नहीं समझोगे अगर मैं एक्सप्लेन भी करूंगी तो। फिर हम देखते हैं वो उस क्रिस्टल बॉल को ओपन कर देती है और उन सारे जुगनुओं को फ्री कर देती है और कहती है ये लोग फ्री हो गए। जिमिंग तो यहाँ पर चुन जियाओ को ही निहारे जा रहा था और कह रहा था और तुम्हारे बारे में क्या। तो फिर वो खुद के लिए कहती है कि मैं प्रिटी हूँ और एक अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और मेरे पास में बहुत कुछ है तो फिर क्या मेरी फ्रीडम मैटर भी करती है। यहाँ पर वो उसके इयररिंग्स को टच करता है और कहता है कि तो फिर तुम रो क्यों रही हो। यहाँ पर वो कोई खास जवाब नहीं देती और वो उससे पूछता है क्या तुम यहाँ से जाना चाहती हो। सेम इन जुगनुओं की तरह वो उसको देखती है और कहती है कभी भी मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं पर इस मोमेंट में ज़ैंग जिमिंग शायद हमें यहाँ से जाना चाहिए। और नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर वो जिमिंग के साथ में आ गई थी और उसका घर देख रही थी और वो भी उसको बैठने के लिए बोल देता है। यहाँ पर वो आसपास देखती है और फिर चुन जियाओ जिमिंग से पूछती है कि क्या तुम हमेशा से यहीं पे रहते थे। तो वो भी यहाँ पर इस चीज के लिए अग्री कर देता है और वो भी उसकी बात समझ जाती है। यहाँ पर फिर वो अपना पैर देखती है और कहती है देखो ये गंदा हो गया क्या तुम इसको वाइप कर दो। वो उठ कर जाता है और यहाँ पर एक बोल में पानी और टाल लेकर आ जाता है। वो उसका पैर लेता है और उसके ऊपर पानी डालकर उसको साफ करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर चुन जियाओ जिमिंग को आवाज देती है और इससे पूछती है तुम मेरे लिए इतने ज्यादा अच्छे क्यों हो। वो कहता है क्योंकि ये तुम हो और मुझे तुम्हारी बात सुनना अच्छा लगता है। वो भी उसकी बात सुनकर स्माइल करती है। के बाद हम देखते हैं रात हो जाती है और चुन जियाओ बेड पर थी और वो उससे कहती है आज मैं यहीं पर रुकूंगी। वो भी उसे अपने पास बुलाती है। वो एकदम हैरान था और वो कहती है कि मैं एक बात 2 बार रिपीट नहीं करूंगी। वो भी उसकी बात समझ जाता है और फिर बेड पे आ जाता है। यहाँ पर ये दोनों लेट गए थे। इसके बाद यहाँ पर चुन जियाओ जिमिंग से सवाल करती है कि किसी को किस करते हुए कैसा फील होता होगा। तो वो कहता है मुझे इस बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। हम देखते हैं यहाँ पर चुन जियाओ जिमिंग को किस करती है। कहती है कि अगली बार जब मैं ये पूछूं तो वो मेरे सवाल का जवाब देना और वो भी उसको किस करना कंटिन्यू करता है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर चुन जियाओ जिमिंग के क्लोज आ रही थी और फिर वो उसका हाथ पकड़ता है और उससे कहता है मुझे लगता है कि तुम तब ज्यादा खुश रहोगी जब किसी ऐसे इंसान के आसपास रहोगी जिसको तुम पसंद करती हो। यहाँ पर वो अपनी ड्रेस को थोड़ा नीचे करती है और कहती है कि मेरे शोल्डर पे एक मार्क छोड़ दो। यहाँ पर कुछ नहीं कहता और वो कहती है कि मैं तुम्हारी ना सुनना नहीं चाहती। पर हम देखते हैं वो भी यहाँ पर उसके शूट कर देता है और इसके बाद यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं चुन जियाओ साइड हो जाती है और वो उससे बताती है मैं दूसरे सिटी जा रही हूँ और मुझे पता है कि तुम्हारे लिए डिफिकल्ट होगा। वो कहती है मेरा एक ब्राइट फ्यूचर है, शायद मैं एक ऐसे इंसान से शादी करूँ जिससे मैं प्यार तक नहीं करती हूँ। उस जाने से पहले मैं एक बार फील करना चाहती हूँ कि प्यार में होना कैसा लगता है। जिमिंग भी उससे कहता है कि तुम्हारी विश मैं पूरी करूंगा। उसकी बात सुनकर स्माइल करती है और उसके क्लोज आकर कहती है तो फिर तो ये सेटल हो गया। और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। जब नेक्स्ट मॉर्निंग जिमिंग उठता है तो फिर चुन जियाओ वहाँ पर नहीं थी। फिर जब वो बाहर जाता है तो फिर ब्रेकफास्ट रखा हुआ था और उसके साथ में एक नोट भी होता है जिस पर चुन जियाओ ने लिखा था अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लेना। दूसरी तरफ हम चुन जियाओ को देखते हैं जो कि रात कहीं और स्पेंड करने के बाद अपने घर पहुंची थी। उसके पेरेंट्स मुंह बनाकर उसका वेट कर रहे थे और उसकी मॉम उसको एक थप्पड़ लगाती है और कहती है तुम पूरी रात घर के बाहर थी, आखिरकार तुम इतनी ज्यादा शेमलेस लड़की कैसे हो सकती हो। यहाँ पर वो आसपास देखने लग जाती है और वो कहती है अब ये अनबेरेबल होता जा रहा है। मुझे तो लगता है कि यहाँ पर बाहर ज्यादा हार्मलेस पीपल है। और वो अपने शोल्डर का मार्क अपने पेरेंट्स को दिखाती है और उसका मॉम उससे पूछती है ये सब क्या है। तो फिर वो कहती है आपको नहीं लगता ये बहुत ज्यादा ऑब्वियस है। कि मॉम तो ये चीज देखकर एकदम हैरान हो जाती है और कहती है इस बार तुमने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया है। हमारी नई इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई है। हमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ रहा है। अगर तुम ये सब कुछ कंटिन्यू करती रही तो फिर हमारे पास में कोई भी ऑप्शन नहीं रह जाएगा। जिमिंग के डैड भी यहाँ पर उसके पास आते हैं, कहते हैं लू फैमिली हमारे लिए फंडिंग करने के लिए तैयार है। आखिरकार लू जियाओ के साथ में प्रॉब्लम ही क्या है। आखिरकार तुम खुद को ऐसे
वेस्ट क्यों कर रही हो। इस पर चुन जियाओ अपने पेरेंट्स से कहती है कि आपने बचपन से लेके अभी तक मेरी इतनी ज्यादा परफेक्ट अपब्रिंगिंग इसलिए करी है ताकि आप मेरी किसी ऐसे इंसान से शादी करवा दो, और आपने कभी मेरी लाइफ के बारे में नहीं सोचा है। इस पर यहाँ पे वो उससे कहते हैं कि तुम्हारी लाइफ बस इतनी है कि तुम यू फैमिली की डॉटर हो और तुम्हें सारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही सपोर्ट लेना है, हमारा डेबिट भी पे करना है अपनी पूरी जिंदगी। पर हम देखते हैं चुन जियाओ अपने डैड से कहती है अगर मैं ऐसा ना करना चाहूँ तो। इस पर उसके डैड यहाँ पर उसकी कुछ फोटो जमीन पर पटकते हैं और कहते हैं मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। वो ये सब कुछ देखती है और एकदम हैरानी से पूछती है आपने मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन करवाई। यहाँ पर उसके डैड उसको पकड़ते हैं और कहते हैं मेरी प्यारी बेटी कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या करती हो, कुछ हैंडल कर सकता हूँ और मैं जल्द ही तुम्हारी लू फैमिली के साथ में एंगेजमेंट अनाउंस करने वाला हूँ। आई होप कि तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा ओबीडियंट रहोगी। यहाँ पर चुन जियाओ के दिमाग में चल रहा था मुझे पता है कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, और फिर वो कहती है ठीक है मैं शादी को करने के लिए तैयार हूँ। उसके डैड भी ये बात जानने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और यहाँ पर अपनी वाइफ से कहते हैं कि ये हमारी कितनी ज्यादा अच्छी डॉटर है और आई होप कि शादी से पहले तुम इस मैटर की सीरियसनेस को भी बहुत ज्यादा अच्छे से समझ पाओगी। चलो अब तुम आर्टिक वाली जगह पर चले जाओ और तुम्हें फास्टिंग करनी है, तरीके से तुम्हारा माइंड एकदम क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर चुन जियाओ के डैड मिस्टर लू से बात कर रहे थे कॉल पे और कह रहे थे कि हमारी चुन जियाओ बहुत ज्यादा वेल बिहेव और सेंसिबल चाइल्ड है, वो यहाँ पर आपके लिए कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं करेगी। और वो यहाँ पर बहुत ज्यादा कैजुअली अपनी बेटी के बारे में बात कर रहे थे। देख पाते हैं कि चुन जियाओ ये सब कुछ दरवाजे पर खड़े होकर सुन रही थी। ये सुनने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर अपने रूम में आने के बाद उसके दिमाग में चल रहा था अगर मैं मर गई तो क्या मेरी लाइफ रीस्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर वो खुद को हार्म करने की कोशिश करती है लेकिन फिर उसको जिमिंग का ख्याल आ जाता है और यहाँ पर वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। इसके बाद हम जिमिंग को देखते हैं जो कि सोच रहा था कि अगर मैंने उसे सच बता दिया तो फिर क्या वो सोचेगी कि मेरी सारी की सारी सिंसेरिटी फेक थी। इवन जो मैंने उसे किस करा वो भी कैलकुलेटेड था। इसके बाद हम म्याओ नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपना फोन यूज करते हुए आगे बढ़ रही थी और सोच रही थी कि आखिरकार कुछ हुआ है क्या। जिमिंग उसको नोटिस करता है और उसको खींच कर अपने पास रोक लेता है। वो उसके आगे हाथ जोड़ता है और इससे बताता है मैं चुन जियाओ का दोस्त हूँ, मैंने उसे कई दिनों से नहीं देखा है। और मुआओ उसकी बात सुनकर स्माइल कर रही थी। जिमिंग कहता है क्या तुम उसको मेरा मैसेज पहुँचवा सकती हो। यहाँ पर मुआओ उसको देखकर स्माइल करती है और कहती है तुम उसके बॉयफ्रेंड हो ना। और जिमिंग कहता है क्या उसने तुम्हें बताया। और वो कहती है ऑफ कोर्स और मेरा नाम म्याओ है, मैं चुन जियाओ की बचपन से दोस्त हूँ लेकिन मैं भी उससे मिलने के लिए नहीं जा पा रही हूँ। उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, उन्होंने उसको एक्टिक में रॉक करके रख दिया है। यहाँ पर जिमिंग को यहाँ पे रियलाइज होता है कि उसके पेरेंट्स सही में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। जिमिंग यहाँ पर कुछ सोच में पड़ गया था और मुआओ से पूछती है तुम्हें क्या हो गया। तो फिर वो उससे कहता है क्या तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकती हो, मैं चुन जियाओ को यहाँ से लेकर जाना चाहता हूँ। मुआओ तो ये देखकर एकदम हैरान हो जाती है और कहती है क्या तुम सही में इंसेन हो। यू फैमिली के बॉडीगार्ड्स चारों तरफ फैले हुए हैं, वहाँ से तो एक पत्ता भी नहीं हिलाया जा सकता है और सब कुछ सर्विलेंस में रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो फिर ये सब कुछ तुम कैसे करोगे भला। पर जिमिंग कहता है पक्का कोई ना कोई तरीका तो होगा ही, मैं ऐसे चुन जियाओ को ये सब कुछ अकेले फेस करने नहीं दे सकता हूँ। वो लोग बात कर रहे थे और हम देखते हैं यहाँ पे गार्ड्स होते हैं। मुआओ जिमिंग से कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ लेकिन ये अपॉर्चुनिटी हमें सिर्फ एक बार मिलेगी। बताती है कि चुन जियाओ का जो रूम है वो वेस्ट साइड में है, सेकंड फ्लोर पर, और पीछे वाले गार्डन की तरफ उसकी विंडो भी है। उस तरफ जो कैमरा है वो हर 12 मिनट में रीस्टार्ट होता है, तो फिर हमारे पास में थोड़ा बहुत टाइम होगा उसको निकालने का। जिमिंग भी कहता है 10 सेकंड ना, और माओ कहती है कि मैं बॉडीगार्ड्स की अटेंशन ड्रैग करने की कोशिश करूंगी और तुम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर बैकयार्ड से वॉल क्लाइंब करके उसके पास चले जाना। जिमिंग कहता है कि उसे कैसे पता चलेगा कि हम उसके लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो फिर माओ कहती है मेरे पास में उसका नंबर है, मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगी जैसे मैं उसको कुछ डिलीवर कर रही हूँ और उसके बाद यहाँ पर उन सब लोगों का ध्यान ग्रैब कर लूंगी। जिमिंग भी यहाँ पर माओ का प्लान अच्छे से समझ जाता है। फिर वो कहता है चलो हम इसे स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर माओ घर के अंदर जाने की कोशिश करती है, गार्ड्स उसको रोक लेते हैं। पर माओ कहती है मैं चुन जियाओ की बेस्ट फ्रेंड हूँ, उसका बर्थडे जल्दी आने वाला है, तो फिर मुझे उसे गिफ्ट देना है, तो फिर तुम लोग मुझे इस तरीके से क्यों रोक रहे हो। इस पर वो सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि हमें ऑर्डर दिया गया है कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता। इस पर वो उनसे कहती है क्या तुम लोगों के पास फिर जरा सी भी सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, मैं उससे एक बार मिलूंगी और मिलने के बाद यहाँ से चली जाऊंगी, तुम लोग मुझे नहीं जाने दोगे तो फिर मैं यहाँ पे शोर मचाना स्टार्ट कर दूंगी कि यहाँ पर यू फैमिली ने अपनी ही डॉटर को इम्पर्सनेट कर रखा है। और हम देखते हैं कि सारे के सारे गार्ड्स आ जाते हैं ताकि वो उसको यहाँ से निकाल सके। और मुआओ भी बहुत ज्यादा शोर मचा रही थी ताकि लोगों की अटेंशन ग्रैब करती रहे। दूसरी तरफ हम जिमिंग को देखते हैं जो कि गार्डन के अंदर पहुंच चुका था। फिर वो उसके रूम की विंडो से उसको आवाज देना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर वो उससे कहता है कि तुम जंप कर लो, मैं तुम्हें कैच कर लूंगा। वो विंडो ओपन करने की कोशिश करती है लेकिन कर ही नहीं पा रही। वो विंडो का ग्लास ब्रेक करने की कोशिश करती है और हम देखते हैं उसके पेरेंट्स को भी आवाज
आवाज आती है। उसके डैड कहते हैं ये कैसी आवाज है। मॉम कहती है लगता है कि ये एटिक में से आ रही है। डैड को शक हो जाता है कि वो पक्का भागने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं चेन जियाओ वहाँ विंडो से कूदने में सक्सेसफुल हो गई थी। जिमिंग उससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना, तो वो कहती है मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आई आए होंगे। और फिर वो उसको लेकर भागती है। हम देखते हैं यहाँ पर उसके डैड भी गार्ड्स के साथ में पहुंच गए थे और कह रहे थे कि जल्दी से उस लड़की को पकड़ो। और यहाँ पर जिमिंग और चुन जियाओ बहुत ज्यादा भाग रहे थे। वहाँ उनको रोकती है और उसने उनके लिए एक स्कूटर अरेंज करा लिया था। दोनों मुआओ का शुक्रिया करते हैं। मुआओ भी उन लोगों को योर वेलकम कह के बेस्ट विशेष देकर वहाँ से भेज देती है। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जिमिंग चुन जियाओ को बाहर लेकर आ गया था और वो खुली हवा में सांस लेते हुए बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। इसके बाद वो उसको बीच पर लेकर आ जाता है। बीच पर भी वो काफी ज्यादा हैप्पी थी। फिर यहाँ पर जिमिंग चुन जियाओ से कहता है कि मैंने तुम्हारी पेरेंट्स की सिचुएशन के बारे में म्याओ से सुना, अगर तुम्हें यहाँ पर अच्छा नहीं लगता तो फिर तुम मुझे बता सकती हो। फिर वो उससे कहती है असल में जिमिंग मुझे तो ये दुनिया ही अच्छी नहीं लगती है, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कहाँ पर जाती हूँ। फिर वो उसका हाथ पकड़ती है, लेकिन जब से तुमने मेरी लाइफ में आना स्टार्ट करा है मुझे लगता है कि मैंने डिस्कवर कर लिया है कि आखिरकार ये दुनिया थोड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। मुझे बस पता करना है कि तुम्हें यहाँ पर कैसा लग रहा है। और फिर वो उसको हक कर लेती है और कहती है क्या तुम मुझे अपना ट्रायल कार्ड दे सकते हो, मैं तुम्हें पूरे 3 दिन तक डेट करना चाहती हूँ। वो भी यहाँ पर इस चीज के लिए अग्री कर जाता है। देन यहाँ पर वो अपने फोन में टाइमर स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि इनके पास में अब 72 आवर्स बचे हैं डेट करने के लिए। जिमिंग और चुन जियाओ यहाँ पे एक कैफे में होते हैं और जिमिंग चुन जियाओ के कान में एक एयरफोन लगा देता है और ये दोनों बुक रीड करते हुए म्यूजिक सुन रहे थे। चुन जियाओ जिमिंग की तरफ देखने लग जाती है और कहती है तुम बुक नहीं पढ़ रहे हो तो फिर तुम मुझे क्यों देख रहे हो, तुम कुछ और क्यों नहीं करते। यहाँ पर वो उसके कान में ईयरफोन दे देता है और फिर उसके लिए गिटार प्ले करना स्टार्ट कर देता है। और चुन जियाओ भी ये देखकर काफी ज्यादा हैप्पी हो रही थी। ये दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर पाते हैं और साथ के साथ इनका टाइमर भी कम होता जा रहा था। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जिमिंग चुन जियाओ को एक नई जगह लेकर आ जाता है। वो काफी ज्यादा हैप्पी थी और कहती है कि वाओ ये जगह कितनी अच्छी है, मैं आज तक यहाँ पर नहीं आई। इनके पास में 55 आवर और 42 मिनट बचे थे। लोगों के सामने क्लॉ मशीन आती है। जिमिंग भी यहाँ पर सोचता है कि मैं इसके सामने थोड़ा शाय बनता हूँ और फिर वो क्लॉ मशीन में से टेडी बेयर निकालना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो निकाल नहीं पाता। और यहाँ पे चुन जियाओ से कहती है फिर से ट्राई करो। वो यहाँ पर बार बार जानबूझकर उसे नहीं निकाल रहा था और चुन जियाओ से कहती है क्या तुम बिल्कुल बेवकूफ हो, तुम हटो मैं ट्राई करती हूँ। हम देखते हैं जिमिंग उसको बस देख रहा था और वो ये क्लॉ मशीन में से टेडी बेयर निकालने में बहुत ज्यादा अच्छे से कामयाब हो जाती है। इसके बाद वो टेडी बेयर जिमिंग को दिखाती है और कहती है तुम्हें मुझे रिवॉर्ड देना चाहिए ना। जिमिंग हैरानी से पूछता है क्या मतलब। तो फिर यहाँ पर वो आगे बढ़कर उसके चीक्स पे किस कर देती है और फिर यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को किस करना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर फिर वो पीछे होती है और कहती है इससे प्रूव होता है कि तुम्हारे किसिंग स्किल्स बहुत ज्यादा टेरेबल है। इस पर जिमिंग उससे कहता है हाँ मेरे पास में एक्सपीरियंस नहीं है। और यहाँ पर वो उससे कहती है मैं तो तुमसे कुछ नहीं बताऊंगी। और यहाँ पर ये दोनों स्माइल करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जिमिंग चुन जियाओ को एक जगह पर लेकर आ जाता है और कहता है मैं यहाँ पर काम करता हूँ और यहाँ के ओनर बहुत ज्यादा काइंड है। इसके बाद हम देखते हैं उनके लिए खाना सर्व किया जाता है। वर्कर जो काम कर रही थी वो चुन जियाओ को देखकर कहती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा सुंदर है, तुम तो बहुत ज्यादा लकी हो। और फिर वो ओनर कहती है कि ये बच्चा मेरी यहाँ पे मदद करने के लिए अक्सर आता रहता है, हम लोग इसको काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं, मैं भी यहाँ पर जल्दी जल्दी आते रहना चाहिए। और हम देखते हैं चुन जियाओ भी इस चीज के लिए अग्री कर देती है। देन हम देखते हैं ये दोनों खाना खाना स्टार्ट करते हैं और जिमिंग चुन जियाओ को ही देख रहा था। वो खाना खाने के बाद कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, आज तक मैंने ये नहीं खाया था। यहाँ पर वो उससे पूछता है क्या तुम्हें ये खाने का कोई और नया तरीका डिस्कवर करना है, तो फिर वो उस चीज के लिए नोट कर देती है और वो उसको एकदम फेयरलेसली खाकर दिखाता है और वो ये देखकर हंसने लग जाती है और फिर वो भी उसकी तरह खाना स्टार्ट कर देती है। और हमें पता चलता है कि अब इनके पास में डेट करने के लिए 13 आवर और 27 मिनट्स बचे हैं। ये लोग साथ में एक्वेरियम भी विजिट करने के लिए जाते हैं। चुन जियाओ वहाँ पर बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और जिमिंग हैप्पी उसको देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। फिर वो चुन जियाओ से पूछता है वैसे तुम्हारा अगला प्लान क्या है। तो फिर वो उससे कहती है कि हम लोग डेट कर रहे हैं, तो फिर तुम मुझे ऐसे मत बोलो, हम लोग एक दूसरे के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो फिर तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को बेबी कह के बुलाना चाहिए। यहाँ पर वो उसको वाइफ कह के बुलाता है और वो आगे आकर उसको किस कर देती है। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है ये दोनों यहाँ पर एक झूले पे झूल रहे थे। के बाद ये लोग रास्ते से जा रहे होते हैं कि तभी इन्हें एक बलून बेचता हुआ बच्चा दिखता है। के सारे बलून हवा में उड़ जाते हैं और इनके पास में 2 आवर और 21 मिनट्स बचे थे। ये लोग बलून को हवा में जाता हुआ देख रहे थे। हमें दिखाया जाता है कि अब बस 10 मिनट रह गए हैं और ये दोनों एक फेरिस व्हील पे हैं। चुन जियाओ वहाँ पर उन बलून्स के साथ में थी। जिमिंग उसका हाथ पकड़ता है और उससे पूछता है क्या तुम मुझे पसंद करती हो। वो ये सवाल जानकर उससे पूछती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो। मुझे बिल्कुल
सच सच जवाब देना। तो फिर वो उससे कह देता है कि मैं तो तुम्हें तब से पसंद करता हूँ जब से मैं तुमसे पहली बार मिला था। वो कहती है अच्छा उस दिन जिस दिन मैंने तुम्हें ढूंढा था। उसके बाद जिमिंग यहाँ पर चुनजियाओ का हाथ पकड़ लेता है और उसके पास आ जाता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें वो चैरिटी गाला याद है, वहाँ पर मैं पहली बार तुमसे मिला था। ये बात सुनकर तो वो स्माइल करती है और कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो जगह तुम्हारी रेंज में बहुत थोड़ी सी भी आती होगी। पर वो कहता है असल में मैं कोई वर्कर नहीं हूँ, वो पार्टी मेरी ही थी। जानने के बाद तो यहाँ पर चुनजियाओ की स्माइल एकदम से फेड हो जाती है। जिमिंग अपनी नीज पे आ जाता है और वो काफी ज्यादा हैरान थी और यहाँ पर वो उससे बताता है कि मैं डे एंड नाइट ग्रुप का सेकंड मास्टर हूँ, मेरा नाम जैंग जिमिंग है। यहाँ पर वो उससे कहती है मैं ये पता नहीं क्यों पहले गैस नहीं कर पाई, तुम तो बड़े ज्यादा चालाकी से पुअर लड़के का रोल अच्छे से प्ले कर लेते हो। अब शायद मेरी बारी है कि मैं गुड गर्ल का रोल प्ले करूँ। और हम देखते हैं यहाँ पर फायरवर्क स्टार्ट हो जाते हैं और वो उससे बताती है कि जब मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम उस क्लोथिंग स्टोर में लेकर गई थी तो फिर जैसे तुम उन सूट्स को टच कर रहे थे वो तरीका कोई नॉर्मल नहीं था। मैं पता था कि फैब्रिक्स को किस तरीके से टच किया जाता है और कोई भिखारी ऐसा नहीं कर सकता। तुमने जो पहन रखा था उसमें बिल्कुल भी रिंकल भी नहीं थे और तुम्हें अच्छे से तरीका पता था कि किस तरीके से हाई क्लास तरीके से ड्रेसअप किया जाता है। पर तुम जब मुझे अपने घर लेकर गए थे तो फिर वो काफी ज्यादा क्लीन था। वो जो बुक एडिक्शन वहाँ पर रखा हुआ था वो भी काफी ज्यादा अच्छा था। जो मैगजीन वहाँ पे पड़ी थी वो भी हाईली कलेक्टेबल कलेक्शन में थी। फिर जब तुमने मेरे वाइप करे थे फीट, फिर टॉवल को भी एकदम राइट टेम्परेचर में रखा था जिससे मेरे पैर जले ना। कितना भी नाटक करने की कोशिश कर लो ये सब कॉन्शियस हैबिट्स जो है ना इनको कभी भी बदला नहीं जा सकता है। फिर वो उससे कहती है जिस फूड स्टॉल पे तुम मुझे लेकर के आए थे वहाँ की लेडी ने कहा था कि तुम वहाँ पे काम करते थे, लेकिन जिस तरीके से तुम खा रहे थे तुम्हारी फिंगर्स बिल्कुल भी उस एरिया पे टच नहीं हो रही थी जहाँ पे खाना था और ना खाना खाते हुए तुम जरा सी भी साउंड क्रिएट कर रहे थे। बातों से हमें पता चलता है कि असल में चुनजियाओ को शुरू से ही पता था कि जिमिंग बस झूठ बोल रहा है, गरीब होने का नाटक कर रहा है। जिमिंग भी उसकी बातें सुनकर एकदम से पीछे हो जाता है और फिर वो उससे कहता है मुझे लगा था कि मैंने बहुत ज्यादा अच्छे से खुद को चेंज कर लिया है। फिर वो उससे कहता है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं तुमसे झूठ बोलूं, बस मुझे डर था कि मेरी आइडेंटिटी जानने के बाद में मुझे वैसे ही अवॉइड करोगी जैसे उस पार्टी में उन अमीर बच्चों को कर रही थी। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मैनिपुलेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन मुझे डर था कि अगर मैंने तुम्हें अपनी रियल आइडेंटिटी बता दी तो फिर तुम सोचोगी कि मैं तुमसे मिला और सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाना चाहा। तो फिर यहाँ पर वो कहती है तो क्या हो गया, तुमने काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी इस सब में और मैंने भी तुम्हारे सामने सच नहीं बोला तो फिर हम लोगों का हिसाब बराबर हो गया। हम देखते हैं दोनों की फेरिस व्हील राइड एंड हो जाती है और इसके बाद यहाँ पर उनका टाइमर भी खत्म हो चुका था। चुनजियाओ खड़ी होती है और कहती है जैंग जिमिंग हम ब्रेकअप कर लेते हैं। इसके बाद फेरिस व्हील का डोर ओपन होता है और चुनजियाओ निकल जाती है। जिमिंग भी उसके पीछे जाकर उसको आवाजें दे रहा था। वो उसको रोकता है और कहता है ऐसे मत जाओ, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो, लेकिन वो उसको छोड़ रही थी। हम देख पाते हैं कि यहाँ पर लू जाओ जिसके साथ में असल में चुनजियाओ का रिश्ता तय हुआ था वो भी पहुंचा हुआ था। उन दोनों को देखकर क्लैप बजाता है और कहता है मेरी फियांसे तो काफी ज्यादा चालाक है, इतने टाइम से घर से बाहर निकली हुई थी। चुनजियाओ भी उसकी तरफ देखती है और जाओ बोल रहा था कि तुम तो इस प्रिटी बॉय को डेट कर रही हो। चुनजियाओ यहाँ पर जाओ को देखकर एकदम से घबरा जाती है और जाओ गार्ड्स के साथ में आया हुआ था। जिमिंग आगे आता है और जाओ से कहता है कि इससे दूर रहो, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। लेकिन चुनजियाओ कहता है वो गर्लफ्रेंड, और फिर यहाँ पर वो चुनजियाओ से कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा भीख मांगी है मुझसे कि मैं तुमसे शादी कर लूं, और अब ये मुझसे आकर बोल रहा है कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। इतना ज्यादा गरीब लड़का दिखने से ही पता चल रहा है, आखिरकार ये तुम्हें दे क्या देगा, या ये तुम्हारी यू फैमिली को बचा सकता है जो कि इतनी ज्यादा बुरी तरीके से कोलैप्स कर रही है। यहाँ पर जिमिंग चुनजियाओ से कहता है इसकी बातें मत सुनो, मैं तुम्हारे फैमिली इश्यूज रिजोल्व करने में तुम्हारी मदद कर दूंगा। यहाँ पर वो अपना फोन लेके आता है और कुछ डायल करने लग जाता है, लेकिन चुनजियाओ उसको रोकती है। कहती है जिमिंग बस बहुत हो गया, आखिरकार तुम हो कौन, तुम्हारे पास में किसने ये राइट दे दिया कि तुम मेरे फैमिली अफेयर्स में इस तरीके से आकर इंटरफेयर कर सकते हो। मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ में प्यार का नाटक करा था, अब ये नाटक बहुत ज्यादा हो चुका है ऑलरेडी, चलो अब इस सबको यहीं पे खत्म कर देते हैं। और जाओ भी कहता है चुनजियाओ अब यहाँ पर खुद का बेवकूफ बनाना बंद करो और मेरे साथ घर चलो, हमारे पेरेंट्स काफी देर से तुम्हारा घर पे वेट कर रहे हैं, तुम अच्छे से वेल बिहेव करोगी तो फिर मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख लूंगा। यहाँ पर वो उसका शोल्डर पकड़ने वाला था, लेकिन जिमिंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैं एक और बार बोल रहा हूँ इससे दूर रहो तुम। पर जाओ उससे कहता है कि आखिरकार तुम ऐसा एक्शन क्यों लेना चाह रहे हो, मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरे पास में लाखों तरीके हैं कि मुझे किस तरीके से चुनजियाओ को ट्रीट करना है। जिमिंग यहाँ पर फाइट को इनिशिएट करना चाह रहा था, लेकिन चुनजियाओ उसको रोक देती है। फिर वो तुरंत ही जाओ के पास जाकर उसकी बाजू पकड़ लेती है और फिर जिमिंग से कहती है कि अब मेरे पास में दोबारा कभी भी वापस मत आना। यहाँ पर जिमिंग चुनजियाओ से
कहता है कि ये तुम क्या बोल रही हो। चुनजियाओ यहाँ पर जैंग जिमिंग से बोलती है, तुम्हारी एक बेटर लाइफ हो सकती है, कोई ऐसा पार्टनर ढूंढो जो कि तुम्हें हील कर सके। मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं हूँ। लाइफ पूरी की पूरी डार्कनेस से भरी हुई है और इसका इन्फ्लुएंस तुम्हारी लाइफ के ऊपर भी आ जाएगा। और ये बोलने के बाद वो जाओ के साथ जाने लग जाती है। जिमिंग उसको रोकना चाह रहा था लेकिन जाओ उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। चुनजियाओ यहाँ पे बोलती है कि मैंने कभी भी तुम्हें पसंद ही नहीं किया था, तुम्हारे साथ मैं सिर्फ और सिर्फ मजे के लिए थी और अब ये सब कुछ खत्म करने का टाइम आ गया है। यहाँ पर जाओ चुनजियाओ को बहुत ज्यादा कसकर पकड़ता है और अपने साथ ले जाने लग जाता है। रोकने की कोशिश भी करता है लेकिन उसको गार्ड्स रोकता है। इसके बाद यहाँ पर गार्ड उसको बहुत ज्यादा दूर फेंक देता है। यहाँ पर चुनजियाओ के दिमाग में चल रहा था, जिमिंग आई एम सॉरी, मेरी फैमिली हमेशा ही तुम्हारे ऊपर एक बर्डन बन के रह जाएगी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। जिमिंग यहाँ पर खड़ा भी होता है लेकिन तब तक चुनजियाओ की कार जा चुकी थी और हम देख पाते हैं कि चुनजियाओ के डॉग का सॉफ्ट टॉय उसके पास में अभी भी था और जिमिंग बहुत ज्यादा सैड होता है। अब अगले सीन में हम एक पार्टी का सीन देखते हैं। यहाँ पर चुनजियाओ तैयार हुई थी, वो अपने पेरेंट्स को देखकर स्माइल कर रही थी और जाओ उसके साथ में। वो अपनी नीज पे आकर उसको प्रपोज करता है और उससे पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। हाँ वो कोई जवाब दे पाती कि हम देखते हैं यहाँ पे जिमिंग आ जाता है। वो अपने साथ गार्ड्स भी लेकर आया था और उसने यहाँ पर अपने पॉकेट में वो टेडी बेयर भी लगाया हुआ था। लोग यहाँ पर परेशान हो जाते हैं कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। देख पाते हैं कि जिमिंग के गार्ड जाओ को पकड़ लेते हैं। जिमिंग चुनजियाओ के पास में खड़ा हुआ था उसके सामने और फिर वो कहता है कि उस दिन जो तुमने मुझसे कहा था उसके बारे में मैंने काफी ज्यादा सोचा, अगर मैं तुमसे ना मिला होता तो फिर मैं हमेशा ही वो जैंग जिमिंग का रोल प्ले करता रहता, चाहे मैं कितनी भी ज्यादा फिजिकल सक्सेस अचीव कर लूं, मेरे डैड मेरे बारे में कितना भी अच्छा सोच ले, मैं एक लवलेस मैरिज में भी अटेंड कर लूं, लेकिन मैं ऐसी एंडिंग को बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। और यहाँ पर वो ऐसी ही लाइफ को इमेजिन कर रहा था। उसके बाद वो कहता है चुनजियाओ तुम डार्कनेस में रहती हो लेकिन मैं तुम्हें एक झलक में देख सकता हूँ, जिस मोमेंट में मैं तुमसे मिला था मैं तब से तुम्हें पसंद करता हूँ। उसके बाद वो अपनी नीज पे आता है और कहता है प्लीज मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हारी दुनिया में रहना चाहता हूँ। जियाओ स्माइल करती है और उसके आगे अपना हाथ बढ़ा देती है और कहती है मैं तैयार हूँ। जिमिंग भी बहुत ज्यादा खुश होता है और फिर वो उसको रिंग पहना देता है। जाओ यहाँ पर चुनजियाओ से कहता है क्या तुम बिल्कुल पागल हो गई हो, ये मेरी और तुम्हारी वेडिंग है। लेकिन चुनजियाओ यहाँ पर भागती है और जिमिंग से कहती है तुम्हें क्या यहाँ पर तमाशा देखने के लिए खड़े रहना है। जिमिंग भी यहाँ पर स्माइल करता है लेकिन हम देखते हैं जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो पाता। चुनजियाओ एक शैंडिलियर के नीचे खड़ी थी और वो उसके ऊपर गिर जाता है और वो वहीं पे खत्म हो जाती है और जिमिंग फिर से वही सैड लाइफ को स्पेंड करता है। इसके बाद हमें अगली लाइफ का सीन दिखाया जाता है कि पार्टी में यहाँ पर चुनजियाओ के पास में जिमिंग आता है, अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है, अपना इंट्रो देते हुए बताता है कि मेरा नाम जिमिंग है। और यहाँ पे चुनजियाओ वो बेयर देखती है और कहती है ये मेरा खोया हुआ टेडी बेयर तुम्हारे पास में क्या कर रहा है। फिर वो उसको पॉकेट से निकाल कर उसकी तरफ देखता है और कहता है कि सॉरी मुझे ये एक्सीडेंटली मिल गया था। चुनजियाओ भी उसको लेकर चली जाती है। जिमिंग को रियलाइज होता है कि चुनजियाओ उसको भूल चुकी है और वो याद करता है कि किस तरीके से वो शैंडिलियर चुनजियाओ के ऊपर गिरा था। उसके पास जाता है, उसको उठाने की कोशिश करता है। उसकी मॉम भी उसके पास आती है और यहाँ पर वो जिमिंग के ऊपर हाथ चला रही थी और कह रही थी सारा का सारा फॉल्ट तुम्हारा है, तुमने सब बर्बाद कर दिया। यहाँ पर जिमिंग बोल रहा था शायद जब हम पहली बार मिले थे तभी मुझे तुम्हारे अपनी आइडेंटिटी बता देनी चाहिए, तो ये सारी की सारी ट्रेजेडीज को हम अवॉइड कर सकते थे। वो बहुत ज्यादा गिल्ट में था कि आखिरकार चुनजियाओ के साथ में ऐसा क्यों हो गया। बेचारा बहुत ज्यादा रोता है और फिर एक कांच के टुकड़े को उठा लेता है, खुद को खत्म कर लेता है और कहता है कि पैरेलल वर्ल्ड में शायद हम दोनों अभी भी एक दूसरे के प्यार में है। हमें दिखाया जाता है कि फिर से टाइम पीछे चला जाता है और जिमिंग एकदम से अपनी आंखें खोलता है। वो सोचता है कि मैं चुनजियाओ को नहीं बचा पाया था, उसे बचाने की बजाय मैं टाइम में थोड़ा पीछे आ गया हूँ। तो वही दिन है जब मैं चुनजियाओ से पहली बार मिला था, लेकिन ये डॉल अभी भी मेरे पास में है जो कि चुनजियाओ ने मुझे दी थी और इस सब की कीमत मुझे इस तरीके से अदा करनी पड़ी कि मैं 10 साल उम्र में आगे बढ़ गया हूँ और मेरी हेल्थ भी काफी ज्यादा अलग हो गई है। यहाँ पर वो काफी ज्यादा बीमार नजर आ रहा था और जिमिंग कहता है लेकिन मुझे इस सबसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे किसी भी तरीके से चुनजियाओ को ढूंढना होगा, किसी भी तरीके से मैं उसे बचा कर ही रहूंगा। और हम देख पाते हैं पार्टी में भी वो काफी ज्यादा बीमार हो जाता है और कोलैप्स करके नीचे गिरता है। यहाँ पर उसकी खांसी के साथ में ब्लड आ रहा था और वो जमीन पर गिर के बेहोश हो जाता है। लोग भी उसको देखने लग जाते हैं कि भला ये क्या हो गया। नेक्स्ट हम चुनजियाओ को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स के साथ में थी और उसके पेरेंट्स यहाँ पर बोलते हैं कि कल की पार्टी में तुम बिल्कुल भी एक्ट ही नहीं कर रही, इस तरीके से तुम सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स को एम्बेरस कर रही हो। यहाँ पर चुनजियाओ कहती है उन बर्गर बच्चों के दिमाग में कुछ भी नहीं चलता है और उनके पास में कुछ था ही नहीं जो मुझसे वो बात करते। कि डैड उससे कहते हैं चुनजियाओ देखो तुम्हें ये बात समझने की जरूरत है, जो फैमिली को एक मैरिज अलायंस की जरूरत है ताकि हम लोग अपना लाइफस्टाइल सस्टेन कर सके। यार मेरे पास में तुम्हारे लिए गुड
न्यूज है। मास्टर लू जो है ना लो ग्रुप से, वो तुम में इंटरेस्टेड है और मैंने इस सब का बैकग्राउंड चेक भी अच्छे से कर लिया है। वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर चुनजियाओ कहती है कि मेरी जिंदगी में मेरे पास में खुद के लिए जरा सा भी हक नहीं है ना, इतना सा भी कंट्रोल नहीं है मेरा खुद के ऊपर। आप लोगों ने मुझे बर्थ दिया है सिर्फ और सिर्फ अपना एक प्रोडक्ट समझ के रखा हुआ है, जिसका जब दिल करे आप उसको सेल कर सकते हो। यहाँ पर उसके डैड ये बात एकदम टाल देते हैं और उसकी मॉम से कहते हैं वाह हमारी बेटी तो काफी बड़ी हो गई है, का मतलब कि अब इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वेरी फनी। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर उसको खाना सर्व किया जाता है। असल में आज उसको फिर से ये ट्रेजेडी का सामना करना पड़ा था जो कि पास्ट लाइफ में उसने करा था। उसके सामने उसका डॉग था। उसको देखकर वो एकदम हैरान हो जाती और उसके डैड उससे कहता है आई होप कि अब तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स की बातें अच्छे से समझ आ रही होंगी। इसके बाद हम देखते हैं चुनजियाओ अपने डॉग को बरियल दे रही थी और जिमिंग ये दूर से देख रहा था। जिमिंग इसके पास में आता है और उसको अम्ब्रेला से कवर करता है। इससे कहता है अगर तुम्हें पपीज अच्छे लगते हैं तो फिर मैं तुम्हें दे सकता हूँ। यहाँ पर वो उसकी तरफ कुछ बढ़ाता है और कहता है मेरे ऊपर भरोसा रखो, मेरे कोई भी इंटेंशंस खराब नहीं है। लेकिन वो चीज को फेंक देती है और कहती है तुम मुझे जानबूझकर अप्रोच कर रहे हो, मुझे तुम्हारे तरस खाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये बोलने के बाद वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। जिमिंग को ये देखने के बाद अच्छा नहीं लगता है। इस सीन में हम जिमिंग को देखते हैं जो कि एक मीटिंग कर रहा था। कह रहा था कि यू ग्रुप की जो भी फंडिंग है वो सब कुछ डे और नाइट ग्रुप के अंडर कर दो। और यहाँ पर हम देख पाते हैं मिस्टर और मिसेस यू भी मौजूद थे। हमें पता चलता है कि चुनजियाओ भी ये सब कुछ देख रही थी और वो सोचती है ये तो वही पर्सन है ना। इसके बाद जिमिंग कहता है लेकिन मेरी एक कंडीशन है, चाहता हूँ कि चुनजियाओ मेरी फियांसे बन जाए। ज़ैंग फैमिली के साथ में अगर अलायंस करोगे तो फिर आपके लिए बेटर रहेगा। देख पाते हैं कि चुनजियाओ के डैड भी बहुत ज्यादा खुशी से जिमिंग का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल हमें ये प्रपोजल बहुत ज्यादा पसंद आया। और वो काफी ज्यादा खुश थे। चुनजियाओ ये सब कुछ देख रही थी और फिर वहाँ पर आगे आती है और कहती है कि आप लोगों को मेरे ओपिनियन की जरा सी भी नहीं पड़ी है। यहाँ पर चुनजियाओ की मॉम उससे कहती है बेटा देखो ये सब कुछ तो हमारी भलाई के लिए हम ये कर रहे हैं। ये यंग लड़का डे और नाइट ग्रुप के ओनर का बेटर है कि अगर साथ तुम शादी कर लोगी तो फिर तुम्हें सारी जिंदगी जरा सा भी सफर नहीं करना पड़ेगा। चुनजियाओ के डैड उसके पास में जाते हैं, उससे कहते हैं क्या तुम सही में फिर से मुझे डिसोबे करने वाली हो? क्या तुम भूल गई कि पहले मैंने तुम्हें क्या पनिशमेंट दी थी? इस पर चुनजियाओ कहती है कि आप मेरे लिटिल बू को ऑलरेडी मार चुके हो, अब क्या आप मुझे मार दोगे सजा के नाम पर? यहाँ पर जिमिंग को गुस्सा आता है और वो गुस्से से खड़ा होता है। चलने के लिए अब उसको स्टिक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है क्योंकि वो टाइम में पीछे आया और उसको उसकी कीमत अपनी एज के तौर पे देनी पड़ गई है। और फिर यहाँ पे वो चुनजियाओ के डैड से कहता है तुम्हें इसे थोड़ी रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए, ऐसी इनह्यूमैनिटी के साथ में ट्रीट करना इसको बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चुनजियाओ के डैड कहते हैं मिस्टर ज़ैंग ये हमारा फैमिली मैटर है, हमने इसको कुछ ज्यादा ही बिगाड़ के रखा हुआ है। यहाँ पर जिमिंग चुनजियाओ के पास में आता है, से कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। चुनजियाओ के डैड भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं तो बहुत ज्यादा बढ़िया बात है, ऐसा करो तुम दोनों लोग जो हो ना आपस में बातें कर लो। ये बोलने के बाद वो उसकी मॉम को लेके चल जाते हैं। और यहाँ पे जिमिंग चुनजियाओ से कहता है शादी जो है वो दो लोगों के बीच की बात होती है और ये बिल्कुल भी एक ट्रांजैक्शन नहीं होने वाली है, तो फिर तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारी विशेष को सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। पर चुनजियाओ कहती है कि मैं बहुत से बिजनेसमैन से आपस में मिल चुकी हूँ लेकिन सबको अपने ही बेनिफिट्स की पड़ी रहती है और कोई भी फीलिंग्स की बातें ऐसे लेकर नहीं आता है। और यहाँ पर जिमिंग उससे कहता है कि मैं ओके रहूंगा अगर तुम मुझे रिजेक्ट भी करोगी तो, तब भी फैमिली को फंडिंग देता रहूंगा, लेकिन मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि तुम मुझे एक चांस दे दो खुद को परस्यू करने के लिए। यहाँ पर वो उससे कहती है मैं यहाँ से एस्केप करना चाहती हूँ और वो उसका गाल पकड़ लेता है। हम देखते हैं यहाँ पर जिमिंग ने चुनजियाओ को एक और पपी लाकर दे दिया था। उसके बाद एक वर्कर आता है और कहता है मिस यू हमने उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करा है, आपका सारा लगेज हमने मूव ओवर करवा दिया है। चुनजियाओ यहाँ पर उस पपी को देख रही थी। फिर हम जिमिंग को देखते हैं जो कि चुनजियाओ के पास में आता है और से पूछता है क्या ये तुम्हें पसंद आया, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। चुनजियाओ भी उस पपी को उठा लेती है अपने हाथ में। वो उसको शाओबू बोलकर कहती है कि तुम वापस आ गए और यहाँ पर वो उस पपी को बहुत ज्यादा प्यार कर रही थी। इसके बाद जिमिंग चुनजियाओ से कहता है चलो हम चलते हैं। इसके बाद वो उसको लेकर अंदर आ गया था। अंदर आकर बताता है कि ये मेरा घर है, तुम यहाँ पर एकदम फ्री विल के साथ में रह सकती हो और तुम्हारे साथ में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, किसी भी चीज की जरूरत हो तो फिर तुम मुझे बता देना। और वो भी चीज के लिए ओके बोल देती है। हम देखते हैं यहाँ पर वही वर्कर्स के लिए कुछ कार्ड्स और कार लेकर आ जाता है। या उनको देखती है और कहती है मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मैं इतने ज्यादा क्लोज नहीं है कि तुम मुझे पैसे ला कर दो। यहाँ पर वो उससे कहता है कि मैं वो पर्सन हूँ जो कि तुम्हें तुम्हारी फैमिली से दूर लेकर आ गया हूँ, तो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम्हारी सारी चीजों का मैं अच्छे से ख्याल रख सकूं, तुम अपनी लाइफ को एंजॉय करो बिना किसी बर्डन को फील करते हुए और तुम्हें जरा से भी टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर वो एक रूम ओपन करता है और कहता है ये तुम्हारा रूम है। चुनजियाओ उसको देखने लग जाती है और यहाँ पर वो कहता है स्पेसिफिकली बोलूं तो फिर ये पूरा का पूरा घर तुम्हारा है, पर जिस तरीके से भी रहना चाहती हो वहाँ पर रह सकती हो और जैसे भी डेकोरेट करना चाहती हो कर सकती हो। उसके बाद यहाँ पर जिमिंग चुनजियाओ को घर के दूसरे हिस्से में लेकर आता है और उससे कहता है अगर
अगर तुम यहाँ पे पढ़ना चाहो तो फिर पढ़ाई भी कर सकती हो। तुमने सोचा है तुम्हें किस करियर में आगे जाकर करियर बनाना है, इस तरीके का इंसान तुम बनना चाहती हो। मैं सब कुछ यहाँ पर लगा दूंगा कि तुम्हें सपोर्ट कर सकूं। जियाओ भी यहाँ पर ज्यादा कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी और सबसे पहले वो शाओबू को अपनी गोद से उतारती है। फिर वो कहती है ज़ैंग ज़िमिंग, मुझे समझ में नहीं आ रहा, हम लोग तो एक दूसरे से बस कुछ बार ही मिले हैं, आखिरकार तुम मेरे साथ में इतना ज्यादा अच्छा बिहेव क्यों कर रहे हो। मेरे पेरेंट्स ने तो सबसे ज्यादा मुझे इसी चीज पे फोकस किया कि वो मुझे एकदम परफेक्टली ट्रेन कर दे और फिर वो मुझे सेल कर दे किसी अमीर फैमिली को। ज़िमिंग उससे कहता है मैं तुम्हें कहीं लेकर जाता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं वो चुनजियाओ को एक ट्री के पास में लेकर आ गया था। बताता है कि ये मैंने और मेरे ब्रदर ज़ैंग जिनचैन ने लगाया था और यहाँ पर मैंने अपनी पेनफुल मेमोरीज को बरियल दे रखा है। मैं अभी बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूँ। दोनों ही एक ऐसी फैमिली से आते हैं जहाँ पर हमारी जरा सी भी कद्र नहीं होती। असल बात तो ये है कि मुझे मेरी खुद की फैमिली ने अबेंडन कर दिया था जब मैं बहुत ज्यादा छोटा था, क्योंकि मेरे पास में एक परफेक्ट बड़ा भाई था। उसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है जब ज़िमिंग बहुत ज्यादा छोटा था। यहाँ पर उसके डैड उसको बता रहे थे कि तुम्हारा ब्रदर फिजिक्स और मैथ्स में बहुत ज्यादा अच्छा है और ज़िमिंग ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व कर पा रहा था। और यहाँ पर वो बताता है कि मुझे मेरे खुद के लोगों ने ये एक लूजर की तरह फील करवाया। इन 3 साल पहले वो कार एक्सीडेंट हो गया था, वहाँ पर मेरा ब्रदर डिड नॉट मेक इट। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक्सीडेंट के बाद में वो अपने डैड के पास में आया था। डैड ने उससे कहा था कि अब से तुम ही ज़ैंग फैमिली के एक लौते वारिस हो। और फिर मैं अपनी लाइफ में और ज्यादा हार्ड ट्राई करने लग गया, लेकिन मैं तो अपने ब्रदर के एक सिंगल हेयर स्टैंड के बराबर भी नहीं बन पा रहा था और उसे अपने डैड की ह्यूमिलिएशन डेली झेलनी पड़ा करती थी। तो ये सारी की सारी स्टोरी यहाँ पर बता रहा था चेन जियाओ को। यहाँ पर वो उससे कहती है कि तुम्हारा ब्रदर इस दुनिया में नहीं है, ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, वो उसका लॉस है और तुम्हारे डैड को तुम्हारी जरा सी भी कद्र नहीं है। अपने ब्रदर की शेडो में इस तरीके से रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पर वो बताता है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता रहा मेरे पास में जीने की इच्छा खत्म होती गई, बट फॉर्चुनेटली तुम मुझे मिल गई। और वो उसका हाथ पकड़ता है। जिस मोमेंट में मैंने तुम्हें देखा था तब से मुझे ऐसा फील हुआ शायद मुझे मेरी जिंदगी का मकसद मिल गया है। यहाँ पर चेंजुआओ कहती है लेकिन मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि किसी को कैसे प्यार करते हैं। इस पर ज़िमिंग जिस लकड़ी के सहारे से खड़ा हुआ था उसे नीचे गिरा देता है और चेंजियाओ को गले लगा लेता है। और वो उससे कहता है कि कोई भी ऐसे जानकर पैदा नहीं होता कि किसी को कैसे प्यार करते हैं। लेकिन चेंजियाओ ज़िमिंग को खुद से दूर कर देती है। कहती है तुम्हारा शुक्रिया जो कुछ भी तुमने मेरे लिए करा, लेकिन इस सबको रिस्पॉन्ड करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। तक मैं ये कंफर्म नहीं कर देती, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा बैड बिहेवियर दिखाती रहूंगी। यहाँ पर वो उसके आंसू पोंछता है और कहता है तुम एकदम रेस्ट अश्योर्ड रहो, तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ पे मेरे साथ परेशान नहीं होना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ज़िमिंग चेंजियाओ के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था। और वो सोचती है अगर इसको ध्यान से देखो तो ये अच्छा ही दिखता है, इसके थोड़े से बाल सफेद हो गए हैं, थोड़े नहीं मतलब सारे ही सफेद हो गए हैं। ज़िमिंग यहाँ पर उसके लिए ब्रेकफास्ट लगा देता है और कहता है जो पसंद है वो तुम खा लो। और यहाँ पर चेंजियाओ उससे कहती है मैं बस एक ही ब्रेड की स्लाइस खाऊंगी। वो उससे कहता है कि इस तरीके से वेट कंट्रोल करना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, तो ओवरथिंक मत करो, ये सब कुछ मैं तुम्हारी हेल्थ के लिए कर रहा हूँ। ये नॉर्मल एस्थेटिक्स को लोगों को अपने आप को जजमेंट करने के लिए बिल्कुल भी अलाउ मत करो, हमारी बॉडी को कार्ब्स की काफी ज्यादा जरूरत है। हाँ पर वो कहती है लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता ना कि मुझे ये खाने में अच्छा भी लगेगा या फिर नहीं। तो फिर इस पे ज़िमिंग कहता है हम सारे के सारे जैम्स ट्राई कर लेते हैं। और फिर वो ब्रेड पे जैम लगाकर उसको देता है, हर एक कॉर्नर पे एक डिफरेंट जैम, और फिर वो उसको ब्रेड लॉक करके दे देता है। वो उसे सारी के सारे कॉर्नर्स को टेस्ट करके देखती है और उसको ब्लूबेरी जैम काफी ज्यादा पसंद आता है। नेक्स्ट सीन में हम ज़िमिंग को देखते हैं जो कि एक ड्राइंग बना रहा था। चेंजियाओ भी उसके घर रूम के पास से गुजरती है और वो जा रही थी और ज़िमिंग उससे कहता है अगर तुम यहाँ आना चाहो तो फिर आ सकती हो। तो फिर हम देखते हैं वो भी यहाँ पे आ जाती है। वो उससे कहती है मैं बस तुम्हारी फैमिली के काफी बड़े बिजनेस के बारे में क्यूरियस हूँ, क्या तुम्हें पता भी है ये सब कुछ कैसे वर्क करता है। तो फिर वो कहता है कि हाँ मेरे डैड ने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया है, मुझे उन्हें प्लीज करने के लिए ज्यादा काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी मुझे काफी ज्यादा कंपनी के प्रोजेक्ट्स को हैंडल करना ही होता है और मैं घर से भी थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ। यहाँ पर वो उससे कहती है लेकिन तुम्हारी ड्राइंग को देखकर लगता है कि इसको इवेल्युएट करना काफी ज्यादा डिफरेंट होगा। और वो उसको यहाँ पर कुछ करेक्शंस बताने लग जाती है। उससे कहता है अगर तुम इसमें इतनी ज्यादा ही अच्छी हो तो फिर क्यों ना तुम ये ट्राई कर लो। और वो उसकी तरफ पेंसिल देने लग जाता है। तो फिर वो कहती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के टाइम पर ही पढ़ाई करती हूँ, मैं कभी भी यूनिवर्सिटी नहीं गई, हो सकता है कि मेरे से ये गड़बड़ हो जाए। तो फिर वो उससे कहता है ट्राई करके देखो, क्या पता तुम इसमें अच्छी हो। और ये बोलकर वो उसको इंसिस्ट करके चेयर पे बिठा देता है और कहता है कि कोशिश कर लो। वो भी उसके इतना ज्यादा इंसिस्ट करने के बाद मान जाती है। नेक्स्ट हम वो उसको इंसिस्ट करके चेयर पे बिठा देता है और कहता है कि कोशिश कर लो। वो भी उसके इतना ज्यादा इंसिस्ट करने के बाद मान जाती है। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है जब वो ड्राइंग कर रही थी तो फिर वो उसकी पिक्चर क्लिक कर लेता है और वो उससे कहती है मैंने तो तुम्हें बताया ही था कि मुझसे ये सही से ड्रॉ नहीं हो पाएगा। लेकिन हम देखते हैं जैसे ही उसने वो ड्राइंग भेजी थी उसके रिप्लाई उसके पास में आ गया था, जहाँ पर सामने वाला पर्सन क्या
रहा था कि तुम तो ऑसम हो, ये तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। चैन जियाओ ये सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो कहती है कि मैं कुछ और भी ड्रॉ करूंगी। और यहाँ पर वो उससे कहता है बहुत ज्यादा एक्सीलेंट हो, तुम्हें मुझे कंसीडर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुमने इस बारे में सोचा है कभी कि तुम अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू करो, तुम्हारा फ्यूचर करियर ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिर वो उससे पूछती है कि हम दोनों एक दूसरे से शादी नहीं करेंगे। तो फिर वो उससे कहता है तुम्हें अपने दिल की बात सुननी चाहिए और जो तुम्हारा दिल करे तुम्हें वो करना चाहिए। तो फिर उससे कहती है कि मैं भी अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करना चाहती हूँ। यहाँ पर वो उसका सर सहलाता है और कहता है ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट ईयर तक वेट करेंगे और फिर तुम्हारा कॉलेज में अप्लाई कर देंगे। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम ये सब कुछ काफी ज्यादा अच्छे से कर सकती हो। यहाँ पर वो उसको पकड़ लेती है और कहती है तुम्हारा शुक्रिया, तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करे हो। और वो भी उसका सर सहला देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जिमिंग अपने स्टडी में होता है कि तभी चैन जियाओ उसके पास में आती है। वो उससे पूछता है तुम अभी तक सोई नहीं। तो फिर वो कहती है मैं उस बारे में सोच रही थी, तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छे हो, मुझे तुम्हें अच्छे से रीपे करना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें अपनी सबसे ज्यादा प्रीशियस चीज देना चाहती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं वो उसको वो डॉग वाला चार्म देती है और कहती है इसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट करना मत, इसमें ना तुम ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। फिर वो रिकॉर्डर स्टार्ट करती है और कहती है जिमिंग क्या तुम कुछ कहना चाहते हो। और यहाँ पर जिमिंग उसको देखने लग जाता है और फिर वो उसके हाथ से वो टेडी ले लेता है। वो उसकी तरफ देखता है और कहता है चैन जियाओ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जियाओ भी उसकी बात सुनकर स्माइल करती है और फिर वो उससे पूछती है तुम्हें पता है किस करने पे कैसा फील होता है। और ये बोलने के बाद वो उसको किस करती है। फिर वो पीछे हो जाती है और उसको गुड नाइट बोलकर चली गई थी। जिमिंग तो यहाँ पर एकदम ही हैरान रह गया था और फिर वो उस टेडी बेयर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। हम इन दोनों को देखते हैं ये साथ में ब्रशिंग कर रहे थे। ड्रामा में कुछ टाइम आगे बढ़ जाता है और इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा बढ़िया बॉन्डिंग भी हो गई थी। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जिमिंग डाइनिंग टेबल पे के पास बैठा हुआ था। चैन जियाओ आती है और पूछती सब कुछ तुमने बनाया है। तो वो कहता है कि हाँ अपने कुकिंग स्किल्स को थोड़ा अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा था। फिर वो यहाँ पर उससे पूछता है कि मैं कुछ कमी तो नहीं लगी और यहाँ पर वो उसको किस करता है। फिर चैन जियाओ उससे कहती है मुझे प्यास लगी है, चाहो मेरे लिए कुछ पीने के लिए लेकर आओ। जैसे वो किचन में जूस लेने के लिए जाता है उसकी तबीयत खराब होती है और वो जमीन पर गिर जाता है। चैन जियाओ ये नोटिस करती है और कहती है तुम ठीक तो हो ना। और वो उसको संभालने लग जाती है और उससे पूछती है तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हो। लेकिन जिमिंग उससे कहता है मैं ठीक हूँ। वो कहती है नहीं नहीं तुम ठीक नहीं हो, हमें चलना चाहिए। यहाँ पर चैन जियाओ के हाथ में भी चोट लग गई थी और वो उसको संभालते हुए कहती है चलो। लेकिन जिमिंग यहाँ पर नैपकिन उठाता है और उसका ब्लड रोकने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन इस बीच वो दोबारा से बेहोश हो गया था। अगला सीन हम हॉस्पिटल का देखते हैं जहाँ पर चैन जियाओ उसको लेकर पहुंच गई थी। जिमिंग का विजन काफी ज्यादा धुंधला हो गया था। यहाँ पर वो कहता है चैन जियाओ तुम अभी जिंदा हो, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर जिमिंग हॉस्पिटल बेड पर था और उसको ऑक्सीजन सप्लाई किया जा रहा था। डॉक्टर आते हैं और चैन जियाओ उनसे पूछती है कि डॉक्टर इसको क्या हो गया है। यहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि आप लोग तो हर साल ही अपने फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए रेगुलरली आते हो, तक तो इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन इस बार जब हमने इनका एग्जामिनेशन करा तो फिर हमें पता चला है कि इनके लंग्स में ट्यूमर हो गया है। इसके लिए हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी कि इसके क्या क्या सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं और आप किसी भी बैड न्यूज के लिए हमेशा ही अपने दिल को तैयार रखें। और ये बोलने के बाद डॉक्टर चले गए थे और हम देखते हैं चैन जियाओ जिमिंग का हाथ पकड़ लेती है। वो उसके लिए काफी ज्यादा परेशान थी और इस बीच जिमिंग को भी होश आ जाता है। जिमिंग अपना ऑक्सीजन मास्क हटाता है और चैन जियाओ के आंसू पोंछने लग जाता है और से पूछता है तुम क्यों रो रही हो। और वो रोते हुए कहती है मुझे तो लगा था कि तुम मर जाओगे। तो फिर वो कहता है कि रेस्ट एश्योर्ड रहो, मैं तुम्हारा साथ छोड़ के कभी भी नहीं जाऊंगा। इसके बाद यहाँ पर वो उसके हाथ में बैंडेज लगा देता है। उसके बाद हम देखते हैं हॉस्पिटल में चैन जियाओ जिमिंग का ख्याल रख रही थी, लेकिन उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है। पैनिक करती है और कहती है मैं डॉक्टर को बुलाऊंगी। लेकिन वो यहाँ पर उसको रोकता है और कहता है तुम्हें तो बेवकूफ बना दिया मैंने। फिर वो कहती है कि ऐसे ना मेरे साथ मजाक मत करो। लेकिन हम देख पाते हैं जिमिंग की तबीयत सच में खराब थी। चैन जियाओ अब जिमिंग का अच्छे से ख्याल रख रही थी। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जिमिंग डॉक्टर के साथ अपनी रिपोर्ट ले रहा। डॉक्टर जिमिंग को बताते हैं कि तुम्हारी बॉडी में ट्यूमर के स्केल्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें शायद वो स्पेशल मेडिसिन देनी चाहिए। और यहाँ पर जिमिंग को समझ में आ रहा था कि ये सब कुछ टाइम ट्रेवल करने का नतीजा है। डिसाइड करता है कि इस बार वो अपनी जिंदगी में बिना किसी रिग्रेट के ही जाएगा। उसके बाद वो अपनी उस रिपोर्ट को डस्टबिन में फेंक देता है और कहता है मेरी वाइफ को इस बारे में मत बताना। और ये बोलने के बाद वो वहाँ से बाहर चला गया था। वहीं हम चैन जियाओ को देखते हैं जो कि जिमिंग को नोटिस कर रही थी और सोच में थी कि आखिरकार ये मुझसे छुपा क्या रहा है। इसके बाद उसको जाओ मैसेज करके मिलने के लिए बुलाता है। अगले सीन में हम देखते हैं वो बीच साइड पर उससे मिलने के लिए जाती है और उससे पूछती है क्या काम है तुम्हें। और यहाँ पर वो उससे कहता है कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, पहले क्या तुम मेरे लिए कॉफी खरीद सकती हो। यहाँ पर वो उसकी वॉच देखती है और कहती है इतनी महंगी वॉच खरीदने वाला आदमी क्या एक कॉफी तक नहीं खरीद सकता। फिर जाओ उससे कहता है वाह तुम्हारा विजन तो अभी भी काफी ज्यादा शार्प है। और फिर वो एक अमेरिकानो यहाँ पर ऑर्डर कर देता है और यहाँ पर वो चिन जियाओ के लिए कैपुचिनो ऑर्डर कर रहा था। यहाँ पर चैन जियाओ उससे कह देती है कि मैं अब लाटे पीती हूँ जिसमें शुगर नहीं होती। इस पर वो उससे कहता है कि तुम्हारा टेस्ट तो बड़ी जल्दी चेंज हो गया। तो फिर वो कहते हैं तुमने मेरे बारे में इन्वेस्टिगेट करा। कोई यहाँ पर मैं बकवास के लिए नहीं हूँ, पॉइंट पर आओ क्या बात है। वो कुछ बोल नहीं हो रहा था तो फिर वो उठ के जाने लग जाती है।
है, लेकिन वो कहता है मुझे रीजन पता है कि जिमिंग क्यों बीमार है। फिर वो उससे कहता है कि तुम्हारे डैड ने मुझे भी एक बार तुम्हारे फियांसे के तौर पे कंसीडर किया था। तो वो कहती है कि तुम्हारा कोई भी चांस ही नहीं है, सीधा पॉइंट पर आओ। और यहाँ पर जाओ कहता है कि जिमिंग कैंसर से डायग्नोज हुआ है। मानता हूँ कि उसके पास में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, लेकिन हम देखते हैं चेन जियाओ कहती है मुझसे बकवास मत करो। पर जाओ उससे कहता है तुम खुद से इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। फिर वो खड़ा होता है और कहता है सबके बारे में सोच लो, क्या पता इससे पहले ज्यादा ही लेट हो जाए। ये बोलने के बाद वो जाने लग जाता है। चेन जियाओ भी यहाँ पर उसकी बातों पे यकीन नहीं करती और सोचती है बकवास कर रहा है और जाने लग जाती है। उसके जाने के बाद जाओ भी एक फोन करता है और कहता है कोई भी सबूत ना रहे। चेन जियाओ घर पहुंचती है जहाँ पर जिमिंग खाना बना रहा था। वो उसके लिए खाना लगाता है और कहता है फ्रेशन अप हो जाओ, खाना ऑलरेडी तैयार हो चुका है। यहाँ पर वो उससे पूछती है कि तुम्हारी रिपोर्ट्स का क्या हुआ। तो फिर वो कहता है डॉक्टर ने कहा है एक छोटी सर्जरी होगी और मैं ठीक हो जाऊंगा। यहाँ वो उससे पूछती है क्या ऐसी कोई बात है जो तुम मुझे बताना चाहते हो। तो फिर वो कहता है भला मैं तुमसे क्यों ही कुछ छुपाऊंगा। वो उससे कहती है कुछ काम है और ये बोलकर वो घर से चली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो एक क्लब जाती है जहाँ पर वो म्याओ से मिलती है और फिर यहाँ पर ये दोनों नॉर्मली बात करते हैं और यहाँ पर चेन जियाओ अपनी लाइफ अपडेट म्याओ को देती है कि वो जिमिंग से शादी कर रही है। म्याओ भी उसके लिए काफी ज्यादा खुश होती है और अब तो म्याओ को सब कुछ जानना था उसकी लाइफ के बारे में। लेकिन हम देख पाते हैं कि चेन जियाओ अभी भी काफी ज्यादा वरीड और टेंशन में थी। दूसरी तरफ हम जिमिंग को भी देख पाते हैं जो कि चेन जियाओ का दिया हुआ सॉफ्ट टॉय लेकर बैठा हुआ था और उसको आइडिया था कि वो अब ज्यादा टाइम सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं चेन जियाओ को भी पूरा आइडिया था कि जिमिंग बहुत ज्यादा टर्मिनली इल है और उसके पास भी ज्यादा टाइम नहीं है। म्याओ यहाँ पर उससे कह रही थी कि वो तुमसे झूठ बोल रहा है जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चेन जियाओ यहाँ पर एक ड्रिंक करती है और कहती है मैंने अपना मन बना लिया है, मैं उसको ठीक करूंगी। कि तभी हम देखते हैं वहाँ पे जिमिंग आ जाता है। वो उसको देखती है और गले लगा लेती है और कहती है मुझे तुमसे अलग नहीं होना। जिमिंग भी यहाँ पर उसको हक करके रखता है। जिमिंग फिर म्याओ से शुक्रिया करता है कि उसने चेन जियाओ का अच्छे से ख्याल रखा। वो भी कहती है कोई बात नहीं और फिर वो अपने साथ ले जाने लग जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों यहाँ पर साथ में वॉक करते हुए जा रहे थे और एक जगह रुककर एक दूसरे से बात करते हुए एक दूसरे को किस करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट ये दोनों साथ में पियानो प्ले कर रहे थे और तब भी एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं चेन जियाओ चेंज कर रही थी और जिमिंग उसको उसका नाइट सूट देता है। फिर यहाँ पर वो उसको तुरंत ही बेड पे बैठा देता है और उसके ऊपर आ जाता है और ये दोनों एक दूसरे के क्लोज होना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब चेन जियाओ उठती है और अपने आप को ऐसी हालत में देखती है तो फिर वो सोचती है कल रात उसके साथ क्या हो गया। फिर वो जिमिंग को देखकर खुश हो जाती है, लेकिन जैसे वो अपनी आईज को ओपन करता है तो फिर वो बंद कर लेती है। उसके बाद जिमिंग चेन जियाओ से कहता है मैं तुम्हें एक सुंदर जगह लेकर चलूंगा और यहाँ पर वो अपना प्रॉमिस फुलफिल करता है और उसको एक ब्यूटीफुल सी जगह पर लेकर आता है। ये वही जगह थी जहाँ पर उसने फर्स्ट टाइम चेन जियाओ को देखा था और यहाँ पर वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसको लेकर आया था। यहाँ पर वो उससे कहती है कि तुम्हें याद था। तो फिर वो कहता है मैं तुम्हारा बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ। तो वो कहती है मुझे तो खुद को ही नहीं याद था, काफी टाइम हो गया ना, अपना बर्थडे मैंने सेलिब्रेट ही नहीं करा था। वो कहता है चलो ठीक है अब सैड मत हो और फिर वो उसको विश मांगने के लिए बोलता है। यहाँ पर वो विश करती है कि वो और जिमिंग साथ में ऐसे ही खुश रहे। जिमिंग उससे पूछता है क्या विश मांगी। तो वो कहती है मैं तो नहीं बता रही। फिर यहाँ पर वो उसे गिफ्ट ओपन करने के लिए बोलता है तो फिर वो उसको ओपन कर दिया तो फिर देखती है डे और नाइट की जो इक्विटी है वो यहाँ पर चेन जियाओ के नाम ट्रांसफर करी जा रही थी। यहाँ पर वो उससे कहती है तुम्हें पता भी है तुम ये क्या कर रहे हो। यहाँ पर वो उससे कहता है मैं बिल्कुल श्योर हूँ और वो उसको हक कर लेती है। फिर वो उससे कहता है ऐसे मत रोया करो। फिर वो उससे कहता है तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है मेरे पास में। फिर वो अपनी नीज पे आता है और उसके लिए रिंग ओपन करता है। उससे कहता है कि जब से मैं तुमसे मिला हूँ दिन रात तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। फिर वो उसकी तरफ रिंग बढ़ाता है और उससे पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। यहाँ उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करने वाली थी, लेकिन हम देखते हैं जिमिंग बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हॉस्पिटल में जहाँ पर डॉक्टर कह रहे थे कि मिस्टर जिमिंग ने मुझे मना करा था आपको बताने के लिए, लेकिन अब कंडीशन हाथ से बाहर जा चुकी है तो फिर आपको बताना जरूरी हो गया है। कल में उनकी पूरी बॉडी में ट्यूमर फैल चुका है। और चेन जियाओ पूछते उसके पास कितना ज्यादा टाइम बचा है। तो फिर डॉक्टर बताते हैं कि बताते हुए दुख हो रहा है, लेकिन उनकी कंडीशन को देखते हुए लगता है उनके पास में मुश्किल से 3 महीने बचे हैं और इस सब का कोई क्योर भी नहीं है, ये टर्मिनली है। चेन जियाओ भी कहती है ठीक है और फिर वो बाहर चली जाती है। बाद वो जैंग को कॉल करती है और कहती है हमें मिलना चाहिए और यहाँ पर वो कहती है मैं जानती हूँ अगर मैं उसे छोड़ दूंगी तो फिर वो ठीक हो जाएगा। तो वो भी कहता है कि हाँ उसकी हालत ही ज्यादा खराब हो गई, अगर तुम उसको छोड़ भी दोगी तो भी ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें। जाओ उससे कहता है अगर तुम मुझसे शादी कर लेती हो तो फिर वो जिंदा बच जाएगा। यहाँ पर वो उसके साथ यही डील करने के लिए बैठा हुआ था। नेक्स्ट हम चेन जियाओ को देखते हैं जो कि जिमिंग के घर पर थी। वो इमोशनल थी और फिर वो उसके पास आती है, उसको सॉरी बोलती है, लेकिन वो सोचती है कि अगर इसको बचाना है तो फिर उसे जाओ के पास जाना ही पड़ेगा। और यही सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा था और वो रिंग निकाल कर साइड में रख देती है, उसके फोरहेड पर किस करती है और उसको बाय बोल देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिमिंग उठता है तो फिर वो यहाँ पर टेबल पे वो रिंग पाता है। अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर डॉक्टर जिमिंग की कंडीशन देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। वो सोचते हैं कि इतनी ज्यादा अचानक से आपकी हेल्थ इतनी ज्यादा ठीक कैसे हो गई, ये तो एक मेडिकल मिरेकल है, डेफिनेटली अच्छे हो रहे हो। यहाँ पर जिमिंग को भी रियलाइज होता है कि जैसे ही चेन जियाओ उसको छोड़ के गई उसकी बहुत ज्यादा हेल्थ बेटर हो गई है। इसका मतलब कि उसका फेथ है ये और वो जियाओ के साथ कभी भी किसी भी लाइफ में नहीं हो सकता। यहाँ पर डॉक्टर भी बहुत ज्यादा खुशी से उसकी रिपोर्ट उसको हैंड ओवर कर देते हैं। जिमिंग जब यहाँ से जा रहा था तो फिर हम देखते हैं कि चेन जियाओ
जाओ उसको देख रही थी। वो सोचती है कि अगर तुम रिकवर करे हो तो इतना काफी है। जाओ उसके पास में आता है और कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हो। चेंजियाओ भी कहती है मैं जानती हूँ, और फिर वो चली जाती है। उसके बाद जाओ एक कॉल करता है और यहाँ पर वो कहता है तुमने बढ़िया काम करा। सामने से वो पर्सन कह रहा था वो रिपोर्ट फेक नहीं है, उसकी कंडीशन सही में बेटर हो रही है। इस पर जाओ कहता है कि कोई बात नहीं, चेंजियाओ तो मेरे साथ है ना, तो मुझे सबसे फर्क ही नहीं पड़ता। फिर वो चेंजियाओ की तरफ देखते हुए सोच रहा था तुम सिर्फ मुझे बिलोंग करती हो। उसके बाद वो चेंजियाओ से कहता है कुछ दिनों में हमें अपनी शादी भी करनी है। वो कहती है हाँ ठीक है, और फिर वो उसे अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट हम एक पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर जिमिंग स्टेज पर होता है। यहाँ पर वो जाओ के साथ में आई थी और जाओ चेंजियाओ से कहता है तुम अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड को नहीं भूल पाई हो ना। वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है। जाओ उससे कहता है भूलना आज तुम्हें क्या करना है, तुम मेरी फियांसे हो और लू फैमिली से बिलोंग करती हो। और यहाँ पर हम देखते हैं जिमिंग सोच रहा था कि फिर से जाओ आ गया मेरी जिंदगी में आग लगाने। उसके बाद जब जिमिंग उन दोनों के पास में आता है तो फिर जाओ कहता है मैं आपको इससे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, ये मेरी फियांसे है चेंजियाओ। तो वो भी उसके साथ में फॉर्मली बिहेव कर रही थी लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं थी। और जाओ यहाँ पर जिमिंग को नीचे दिखाते हुए कह रहा था बहुत ज्यादा दुख की बात है ना कि इसने मुझे चूज किया तुम्हारे बजाय। जिमिंग उससे कहता है तुम्हारी फियांसे काफी ज्यादा अच्छी है। और चेंजियाओ वहाँ से निकल जाती है और जाओ को बुरा लग रहा था कि चेंजियाओ अभी भी जिमिंग को पसंद करती है। उसके बाद जाओ जिमिंग को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा था। जिमिंग भी उसके ऊपर गुस्सा करता है लेकिन फिर वहाँ से चला जाता है। और जाओ को भी आइडिया था कि वो सिर्फ और सिर्फ हवा में तीर चला रहा है और वो गुस्से से ड्रिंक कर रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं चेंजियाओ के पास में जिमिंग आता है लेकिन वो उससे कहती है मुझसे दूर रहो, मेरा फियांसे है। वो अपनी रिंग को शो ऑफ करने लग जाती है। उससे कहता है तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करा और फिर मुझे बाय बोले बिना ही चली गई। लू फैमिली इतना ज्यादा बेटर करी है तुम्हारे लिए। लेकिन हम देखते हैं कि चेंजियाओ जिमिंग के साथ में जानबूझकर हार्टलेस एक्ट कर रही थी। वो उसको वो सॉफ्ट टॉय भी दिखाता है लेकिन वो कहती है कि ये सब मजाक है। जिमिंग उससे कहता है कि तुम्हारी इन हार्टलेस बातों पे मैं बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकता, तुम्हें अपने दिल की बात सुननी चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं चेंजियाओ वो रिंग निकाल कर जिमिंग के हाथ में रख देती है और उसको हक करके किस करती है। जियाओ यहाँ पर बाहर आता है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में था लेकिन हम देखते हैं गार्ड उसको पकड़ लेते हैं। यहाँ पर जियाओ कहता है कि तुम दोनों ही नहीं बच पाओगे। और हम देखते हैं जैसे ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं, पहले चेंजियाओ खत्म हो जाती है और फिर जिमिंग खत्म होने से पहले बोलता है शायद हम लोगों की किस्मत में ही नहीं है हम दोनों साथ रहे। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जिमिंग फिर से टाइम ट्रेवल करता है लेकिन इस बार उसकी हालत और ज्यादा खराब हो गई थी। चेंजियाओ के पेरेंट्स फिर से उसको उसी पार्टी में लेकर थे। जिमिंग अपने गार्ड से यहाँ पे इशारा करता है और वो यहाँ पर चेंजियाओ के पेरेंट्स को अप्रोच करता है, बताता है कि डे और नाइट ग्रुप आपके लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर वो अपने वर्कर से मिलता है और उससे कहता है कि तुम उन कंपनी के साथ में ऐसे डील करो, अपनी डॉटर को बिल्कुल अच्छे से ट्रीट करें और उसको अपनी लाइफ का खुद जिम्मेदार बनाए, वो जिससे चाहे उससे शादी करे और उसके ऊपर किसी भी इंसान को थोपा ना जाए। और लू ग्रुप का जाओ तो उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा दूर हो जाना चाहिए। हम देख पाते हैं कि जिमिंग इस बार टाइम ट्रेवल फिर से कर रहा था तो फिर उसकी हालत और भी ज्यादा बूढ़े इंसान वाली हो गई थी। इस बार वो मेक श्योर करना चाहता था कि चेंजियाओ अपनी लाइफ बिल्कुल अच्छे से स्पेंड कर पाए। उधर हम देखते हैं इसके बाद चेंजियाओ के पेरेंट्स यहाँ पर उस डील को देख रहे थे। यहाँ पर जितनी भी वो चेंजियाओ के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाते थे वो सारी की सारी हटाने के लिए इस डील में लिखा गया था। यहाँ पर वो उस वर्कर से पूछता है ये किस तरीके की डिमांड्स हैं। जिमिंग ने स्ट्रिक्टली बोला था कि इन डिमांड्स को पूरा करा जाए। कभी बोलता है आप साइन कर दो और हम देखते हैं वो लोग भी साइन कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर चेंजियाओ के पेरेंट्स उसको अच्छे से ट्रीट कर रहे थे। वो एकदम हैरान थी और अपने पेरेंट्स से पूछती है मैंने कोई गलती करी है। तो फिर वो कहते हैं कि नई गलती हम लोग कर रहे थे और अब हम उसको करेक्ट करना चाहते हैं। और उसके मॉम और डैड दोनों ही उससे अपोलोजाइज करते हैं उसके साथ में अब तक करे हुए बैड बिहेवियर के लिए। और उसकी मॉम तो उसको यहाँ पर उसका यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर भी दे देती है और कहती है जैसे तुम चाहो वैसे अपनी जिंदगी जी सकती हो। ये देखकर तो वो बहुत खुश हो जाती है और फिर वो अपनी मॉम को हक कर लेती है। और चेंजियाओ का वो डॉग जिसको 2 बार इसके पेरेंट्स मार चुके हैं, इस बार वो कुछ नहीं करते और वो उसके साथ बहुत खुश थी। हम देखते हैं जिमिंग उसको दूर से देखने के लिए आया था और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। सोच रहा था मुझे नहीं पता कि मैं कब तक सर्वाइव कर पाऊंगा, लेकिन एटलीस्ट चेंजियाओ खुश है, मेरे लिए इतना काफी है। के बाद हम देखते हैं चेंजियाओ अपनी मॉम के साथ में थी और उसकी मॉम उसको बताती है कि तुम आराम कर लो, तुम्हारे डॉग के लिए मैंने एक ट्रेनर रख लिया, वो थोड़ा बूढ़ा है। चेंजियाओ वहाँ पे जिमिंग को ही वो ट्रेनर समझ लेती है और उसको वो डॉग देती है। यहाँ पर जिमिंग भी उसको बहुत ज्यादा सलाहें दे रहा था कि वो अपनी लाइफ अच्छे से जिए। चेंजियाओ भी बहुत ज्यादा खुश थी। चेंजियाओ भी अपनी लाइफ के बारे में उसको बताती है कि अब उसके पेरेंट्स उसको समझते हैं। उसे अपना नाम बताता है और यहाँ पर वो उसका नाम सुनकर जाने लग जाती है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा वेल विश करता हूँ। वो भी उसकी बात समझ जाती है और उसका नाम याद रखते हुए वहाँ से निकल जाती है। जिमिंग के लिए ये मूवमेंट काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। नेक्स्ट हम जिमिंग को देखते हैं। यहाँ पर वो काफी ज्यादा बूढ़ा था और वो चेंजियाओ के डॉग को अपने साथ ही रख रहा था। चेंजियाओ तो यूनिवर्सिटी चली गई थी ना, वो डॉग उसको हैंड ओवर करके। वो काफी ज्यादा बीमार हो गया था और फिर वो शाओबू को कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत होना। लेकिन उसकी हालत ज्यादा सही नहीं थी और उसके पास में चेंजियाओ का वो टेडी बियर भी था। उसी रिकॉर्डर में वो अपनी स्टोरी को रिकॉर्ड करने लग जाता है, जो कुछ भी उसने अभी तक एक्सपीरियंस करा। अगले सीन में हम चेंजियाओ को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स के घर पर आती है और उन्हें अपना रिजल्ट दिखाते हुए कहती है वो जो डिग्री कर रही है उसमें वो बहुत ज्यादा अच्छा कर पा रही
उसके पेरेंट्स भी उसके लिए काफी ज्यादा खुश थे और फिर वो शाओबू को देखने के लिए जा रही होती है। उसको आवाज देती है लेकिन घर की एक वर्कर बताती है वो जैंग जिमिंग के साथ रहता था, वो इस दुनिया में नहीं रहे और शाओबू शायद उनके घर पर है। जैसे ही वो ये सुनती है तुरंत ही उसको ढूंढने के लिए निकल जाती है, शाओबू को मिलती है और उसको गले लगा लेती है और फिर उसको घर में एक लेटर मिलता है जो कि जिमिंग ने ही लिखा था। वो लिखता है कि मैंने आपके पपी का अच्छे से ख्याल रखा और मैं इसके जाने से पहले ही खुद चला गया, तो फिर अब से आप इसका ख्याल रखना। ये सब कुछ देखने के बाद वो इमोशनल होती है और उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। इसके बाद हम देखते हैं वो टेडी बियर को देखती है और उसका रिकॉर्डर प्ले कर लेती है जिसमें जिमिंग ने अपनी पूरी की पूरी स्टोरी रिकॉर्ड कर ली थी। एनजियाओ ये सुनती है और उसको यहाँ पर रियलिटी हिट करती है और ये सब कुछ जानने के बाद वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। उसने और जिमिंग ने और उसने पूरी की पूरी 3 लाइफ एक दूसरे के साथ जी, लेकिन एक भी लाइफ में वो साथ में एंड अप नहीं कर पाए। ये सब कुछ जानने के बाद वो काफी ज्यादा रो रही होती है। जिमिंग ने यहाँ पर रिकॉर्डर में कहा था कि चाहे वो चेंजियाओ के साथ एंड अप करे या ना करे, वो इस बार मेक श्योर करना चाहता था कि वो अपनी लाइफ में खुश रहे। ये सब कुछ सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा रोती है और जिमिंग इस टेडी बेयर के रिकॉर्डर में रिकॉर्डिंग करते करते अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। के बाद हमें चेंजियाओ को दिखाया जाता है जिमिंग ने जिन भी जगहों का जिक्र करा था अपनी उस रिकॉर्डर में, वो सब जगहों को जाकर विजिट करती है जहाँ भी वो जिमिंग के साथ में गई थी। और हम देख पाते हैं कि कुछ टाइम बाद जिमिंग रीइंकारनेट करके उसकी लाइफ में वापस जाता है और इस तरीके से ये दोनों साथ में एंड अप कर पाते हैं। इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।